बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है LGA 2 का कीवर्ड रिसर्च। आज हमने बेसिक ओवरव्यू देखना है कि कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, साथ में नीच रिसर्च। आज हम ये सारी चीज़ें इन डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा और फिर अपनी पिछली वीडियोस को आपको रिकमेंड करूंगा। आपने पिछली वीडियो सुननी है, अगले हफ्ते तक का टाइम होगा। फिर अगले हफ्ते मैं दोबारा उनके ऊपर 1-2 दिन लगाऊंगा, नीच रिसर्च के ऊपर दोबारा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद फिर हम बकायदा प्रैक्टिकली नीच रिसर्च की तरफ मूव कर जाएंगे। विद इन 1 वीक हम अपनी नीचे इसको फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है पिछले किसी भी लेक्चर तक, तो वो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि यहाँ पे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 5 है, 4 मिस है। तो लेक्चर नंबर 4 जो है वो प्राइवेट है। वो प्राइवेट जो मैंने फोल्डर बनाया है यूट्यूब के ऊपर, वो मैं इंशाल्लाह आज रात को शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और ये जो आज का लेक्चर है ये भी प्राइवेटली मिलेगा, ये भी पब्लिक नहीं होगा। ये मैंने इसलिए अभी तक प्राइवेट लिंक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि आज रात तक रिफंड की ऑप्शन है, ताकि अगर किसी ने रिफंड करवाना है तो वो आज करवा लें, ताकि मैं उसको लिस्ट से बाहर निकाल दूं। फिर आज रात तक जिसने रिफंड ना करवाया, फिर मैं उन सबको एक ग्रुप की शक्ल में वो लिंक और उसकी प्राइवेट एक्सेस दे दूंगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कैनवा प्रो, अच्छा कैनवा प्रो का एक थोड़ा सा इशू है। वो अकाउंट डिलीट हो गया था कैनवा प्रो का ड्यू टू सम रीज़न। तो मैंने न्यू अकाउंट का कह दिया, वो आज या कल इंशाल्लाह आ जाएगा न्यू अकाउंट। तो मैं आप सब लोगों को दोबारा कैनवा प्रो में ऐड कर दूंगा। और जब मैं नए अकाउंट में ऐड करता हूँ ना, अगर आपका कोई प्रीवियस डाटा हो, तो वो प्रीवियस डाटा आपने कैनवा फ्री से कैनवा प्रो में कैसे कन्वर्ट करना है, ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। 3 मिनट की सिर्फ वीडियो है। ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर पिछले किसी कैनवा फ्री अकाउंट का कोई डाटा है, वो कैनवा प्रो के अंदर कैसे शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, तो आपके लिए ये भी आसानी हो जाएगी। सर पेपाल के चार्जेस भी हैं अकाउंट खोलने पे? नहीं जी, अकाउंट बनाने के कोई चार्जेस नहीं है। वैसे ट्रांजैक्शन चार्जेस उसके होते हैं, वो भी डिपेंड करता है। अगर FNF के ऊपर लेकर चलें तो फिर कोई चार्जेस नहीं होते। अगर बिजनेस डील्स करते हैं हम या इनवाइसेस के ऊपर खेलते हैं, तो फिर भी थोड़े से कोई 2-3-4% चार्जेस होते हैं, ज्यादा नहीं होते उसके, ठीक है। और वो भी तब करते हैं जब आपकी ट्रांजैक्शन होती है, वरना नहीं। जैसे अब किसी ने मुझे $100 पे करना है, तो वो मुझे कभी $96 आ रहे होते हैं, कभी 95 आ रहे होते हैं, कभी 97 आ रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है, डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट रेट भी होते हैं इसमें। अगर कतर में वर्क करता है तो आप कतर से बनवा सकते हैं जी। सर पाकिस्तान में USA के नंबर से पेपाल बन जाएगा? नहीं जी, नहीं बनेगा, पाकिस्तान में नहीं बनेगा USA के नंबर से भी। क्योंकि सिर्फ नंबर नहीं चाहिए होता ना, और बहुत सारी चीज़ें ये ट्रैक करता है। आपका बैंक कार्ड भी उसने अटैच करवाना है, आपका बैंक अकाउंट भी अटैच करवाना है, वो भी USA का होना चाहिए। और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वो लेगा, आपका NIC या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी पर एड्स रन होते हैं ग्रामरली और कैनवा 100 और 200 रुपये में मिलता है, स्कैम तो नहीं है? नहीं जी नुमान, ये स्कैम नहीं है, लेकिन उनमें भी यही मसले रहेंगे जो हमारे साथ हैं। उनका कुछ अरसा चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर आप उन्हें कहेंगे, फिर वो आपको नए अकाउंट में ऐड करेंगे। अगर कोई अपना ले सकता है, वैसे इसी तरह ही है, 100 रुपये में भी मिल जाता है, 50 रुपये में भी मिल जाता है, 200 रुपये में भी मिल जाता है। अगर कोई अपना ले सकता है तो वो ले लें, चाहे ना 100 रुपये का वो अकाउंट मिल जाता है, 1 साल के लिए उसका वो होती है उनकी गारंटी। तो ठीक है, 1 साल के लिए 100-200 रुपये कुछ भी नहीं है। मैं तो बेसिकली वो अपना पर्सनल ईमेल पे बनवा लेता हूँ ना उसका, जो एडमिन पैनल होता है, तो उसमें ये होता है कि फिर मैं 3,000 बच्चे तक उसमें ऐड कर सकता हूँ। अब जो रिसेंटली दिया था वो 500 बच्चों वाला था, तो 500 भी बहुत थे। तो उसमें अभी 200 कुछ बच्चे नहीं, 100 समथिंग स्टूडेंट उसमें ऐड हो चुके थे। तो वो बंद हो गया, अब दोबारा बनवाया है, तो वो आज या कल आ जाएगा। तो ये चलता है जी, कैनवा के साथ ये इशू है, क्योंकि ये एक्चुअल वे नहीं है ना। अगर एक्चुअल आप खरीदेंगे फिर तो सिंगल लाइसेंस जो है वो तकरीबन गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई $60 के अराउंड है। अब $60 का मतलब ये है कि तकरीबन 16-17 हज़ार रुपया बनता है 1 साल का। तो ये 100-200 वाली जो चीज़ होती है, फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बियर करनी ही पड़ती है। सऊदी अरेबिया वाले कॉन्टैक्ट से बना सकते हैं पेपाल? यार यहाँ से नहीं बनेगा,
उस कंट्री में अगर कोई बंदा है तो फिर बन जाएगा। जबरदस्त ऑफर, रिफंड ऑफर। जी, मैंने ये रिफंड की ऑफर इसलिए की थी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे 5 लेक्चर लेके भी उसे समझ नहीं आती, या उसे लगता है कि वो मेरे साथ नहीं चल सकता, या उसे मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं आता, या मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता, तो वो अपनी पूरी की पूरी पेमेंट रिटर्न ले सकते हैं, और हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं उनसे। हम बस इतना कहते हैं कि भाई अपना जो भी अकाउंट डिटेल है सेंड करें और पेमेंट रिटर्न ले लें, ताकि एक फेयर पॉलिसी चलती है। 5 लेक्चर तक इजाजत है हमारी तरफ से कि 5 लेक्चर तक आप ले सकते हैं। चूंकि 5वां लेक्चर मैंने कल ही कर दिया था, इसलिए फिर मैंने छठे लेक्चर तक इसे ओके किया। टाइम क्या देखते हैं यार। सर व्हाट इज सीटीआर? सीटीआर कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, कि बेसिकली कितने इंप्रेशंस आए और उसके ऊपर कितने क्लिक हुए। ये अभी मैं आपको ना, बल्कि मैं पिछले नोट्स ओपन करके ना ये थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ इस चीज का ना। तो हाँ, अच्छा सर, कैनवा का राइट मुझे भी दे दीजिएगा। जी जी, मिल जाएगा, जैसे अकाउंट बनेगा सबको मिल जाएगा। वेरिफिकेशन और सेल्फी भी होती है शायद, ऐसा ही कुछ होता है जी। कैसे में कजन होता है, आप उनसे पूछ लें जी, अगर वो डॉक्यूमेंट वगैरह करवा सकता है तो बन जाएगा। जीमेल पर फ्री 30 डेज। जी आप इस तरह भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए फिर बहुत सारे जीमेल बनाने पड़ेंगे। आप तजर्बा कर लें कि वो प्लस वाला एक्सपेरिमेंट करके, कि आप एक ही ईमेल अकाउंट बनाएं और उसमें +1 +2 +3 इस तरह करते जाएं, देखें आपको फ्री ट्रायल हर दफ़ा मिलता है या नहीं मिलता। एक्सपेरिमेंट करें इसको। सर फेसबुक में रील से भी अर्निंग होती है? जी बिल्कुल होती है जी। एसईओ टूल्स एक्सेस शेयर कर दो सर। जी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन एक्सेस मिल जाएगी। अकाउंट मैंने खरीदे हुए हैं, बस उनके पासवर्ड्स वगैरह रीसेट करने हैं, मैंने सेटिंग करनी है। तो कल मैं बिजी हूँगा, परसों मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ। परसों मैं सेटिंग करके आप लोगों को तमाम अकाउंट्स, जो भी टूल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा परसों इंशाल्लाह। सर आज मैंने लास्ट LG1 की एक लेक्चर सुना था, उसमें आपने कीवर्ड ग्रुपिंग के बारे में बताया था। क्या कीवर्ड क्लस्टर और कीवर्ड ग्रुपिंग एक ही बात होती है? हाँ, तकरीबन सिमिलर चीज है। क्लस्टर और ग्रुप एक ही कहते हैं। क्लस्टर भी उसी चीज को कहते हैं कि जोड़ देना, साथ में काफी सारी चीजों को कंबाइन कर देना, क्लस्टर बनाना। ग्रुप भी इसी चीज को कहते हैं। कंटेंट राइटिंग कोर्स वो भी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जी अनाउंस हो जाएगा। नहीं सर, आपकी समझ आ रही है बहुत अच्छे से। नेवर क्विट इन एनी कंडीशन। जी ये तो देखें, आपको समझ आ रही है ना। अगर किसी और का कोई मौकफ है तो वो अपना सकता है, हमें तो खुली ऑप्शन दी हुई है जी सबको। सर कैनवा को यूज करना ही नहीं आता मुझे। कोई बात नहीं अक्सर, अगर नहीं आता तो भी कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कैनवा के ऊपर एक क्लास भी होगी। जब मैं वेबसाइट सेटअप करूंगा आप लोगों के सामने, तो मैं कैनवा के ऊपर आप लोगों के सामने एक छोटा सा लोगो भी बनाऊंगा, थंबनेल भी बनाऊंगा, ओजी इमेज भी बनाऊंगा, वेबसाइट इमेजेस भी बनाऊंगा। तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। कल क्लास होगी? कल क्लास नहीं होगी जी, कल क्लास नहीं है। क्योंकि मुझे पता था मैंने संडे वाले दिन क्लास नहीं लेनी आप लोगों की, क्योंकि मैं टेस्ट में बिजी होऊंगा। इसलिए मैंने कल आपके 2 लेक्चर ले लिए, ताकि इस हफ्ते 6 लेक्चर पूरे हो जाएं। ठीक है। क्लिक थ्रू रेट क्या, CTR क्या होता है जी? क्लिक थ्रू रेट होता है। क्लिक थ्रू रेट किसे कहते हैं जी? आए जी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज एक होता है इम्प्रेशन, एक होता है क्लिक, एक होता है CTR। अब CTR कहते हैं इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय क्लिक। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट गूगल में 1000 दफा शो हुई और उस पर टोटल 50 टाइम्स लोगों ने क्लिक किया। जैसे मैं कोई चीज सर्च करता हूँ ना, तो लिस्ट में जो चीज आ जाए, जैसे मैं गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल SEO गाइड 2023। अब ये सारी वेबसाइट लिस्ट में आ गई, तो इन सबको क्या हुआ? इंप्रेशन मिल गया। जब इन्हें इंप्रेशन मिल जाएगा
अब डिपेंड करता है, अब HubSpot को भी इंप्रेशन मिल गया, SEO स्टोर को भी मिल गया, इसको भी मिल गया। अब मैं जिसके ऊपर क्लिक करूंगा ना उसे क्लिक मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बैकलिंकों पे क्लिक कर दिया, तो अब जो बाकी की वेबसाइट्स थी उन्हें इंप्रेशन मिले, बैकलिंकों के इंप्रेशन के साथ क्लिक भी मिल गया। अब हो सकता है कि ये अगर 1000 दफा सर्च हो तो बैकलिंकों को 50 दफा लोग क्लिक करें, या इस वाली वेबसाइट को, ये थोड़ी सी नीचे है, फॉर एग्जांपल फोर्ब्स को 50 दफा क्लिक करें, बाकी 995 लोग इसको क्लिक ही ना करें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि 1000 इंप्रेशन है, 50 क्लिक हैं, तो इसका CTR क्या हो जाएगा, इंप्रेशन ओवर क्लिक। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज इक्वल टू 20 बनता है जी। ये क्या बनता है, 20, यानी कि 20% इसका CTR हो जाएगा। 1 मिनट, ये ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिखा है जी। ये होगा क्लिक ओवर इम्प्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, वो मैं कुछ और कैलकुलेट करने लग गया था। तो ये हो जाएगा जी 50 × 100 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये हो जाएगा 5, यानी कि 5% CTR है। तो ये चीज समझ लग गई। ये फार्मूला होता है इसका ना, क्लिक ओवर इम्प्रेशन इंटू 100। ठीक है, यानी कि जितने इंप्रेशन आए उनमें से कितने परसेंट क्लिक्स हैं, तो परसेंटेज निकालने का यही फार्मूला है ना, क्लिक ओवर इम्प्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये CTR होता है। बस क्लियर हो गई। सर फर्स्ट क्लास में आपने मुझे वेबसाइट का रोड मैप दिया था, ऐसा थोड़ा आप इंग्लिश फॉर फ्रीलांसिंग का भी रोड मैप दें काइंडली। जी करेंगे, हम करेंगे, सब कुछ होंगे, हर चीज़ का रोड मैप आपको मिलेगा, आप टेंशन ना लें। बस एक दफ़ा मेरी कोशिश ये है कि अभी आप न्यू न्यू है ना, तो जब इंसान न्यू होता है ना तो बड़ा एनर्जेटिक होता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले 2-3 हफ्तों में ना आपसे से ज्यादा काम खिंचवा लूं, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने डाउन होना शुरू हो जाना है। अगर बहुत ज्यादा काम मैंने पहले 3 हफ्ते में आपसे करवा लिया ना, तो मुझे 90% चांस है कि आप में से 80-90% एंड तक एक्टिव रहेंगे। तो मैं इसलिए स्टार्ट में टाइम को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको पिछली वीडियोस भी रिकमेंड किए जा रहा हूँ, ताकि आप एनर्जेटिक हैं, पिछली वीडियोस इजीली देख सकते हैं, और उसके थ्रू आप नीच रिसर्च तक पहुंच सकते हैं। आप देखें, अभी हमारा 7 तारीख को शुरू किया, अभी ये समझ लें कि 10 दिन हुए शुरू हुए, या 8 दिन 9 दिन। तो 9 दिन में हमने कीवर्ड रिसर्च, नीच रिसर्च, ये सारा इस वीक में हमने कर लेना है। तो नेक्स्ट वीक तो मैं प्रैक्टिकली नीच के ऊपर ले जाऊंगा आपको। नेक्स्ट वीक के जो लेक्चर होंगे ना, वो होंगे नीच फाइनलाइज करने के ऊपर, आपकी डोमेन और होस्टिंग सिलेक्शन के ऊपर, और उसी वीक में जिस जिसकी निच फाइनल होती जाएगी मैं वेबसाइट भी बना के देता जाऊंगा, और उससे नेक्स्ट वीक में मैं बकायदा आपके सामने पूरी की पूरी वेबसाइट डेवलप करना शुरू कर दूंगा। तो ये समझ लें पहले महीने में आपकी अपनी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, फिर हम एसईओ पढ़ते जाएंगे इन डिटेल, और वही एसईओ के रोल अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करते जाएंगे। फिर मजा भी आएगा, जैसे जैसे आप चीजें मुझसे सीखते जाओगे वैसे वैसे अप्लाई करते जाओगे। Where to safe login for PayPal mobile and mobile relative made this? मैं तो डायरेक्ट लॉगिन कर देता हूँ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर काइंडली ग्रुपिंग का इशू है बस, जो के लास्ट लेक्चर सुनने सब क्लियर हो रहा है। कोई नहीं जी, हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको प्रॉब्लम है कीवर्ड से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। SCM इंक्लूड है? अब SCM क्या चीज़ है यार, पता नहीं ये क्या है। सर आप FB पर फ्रेंड रिक्वेस्ट कब एक्सेप्ट करेंगे? यार वो इतने मैंने इतने सारे मैसेज आए पड़े हैं, वो तो मैंने आज ओपन किया, स्पैम के अंदर कोई हंड्रेड्स की लिस्ट लगी हुई है जो अनरीड है। तो मुझे ये भी नहीं पता आप में से कौन से हैं, और जो रिक्वेस्टें आई हुई हैं 1000 से ऊपर हैं। तो मैं आज रात को बैठूंगा जी, जिन जिन्होंने मुझे इनबॉक्स किया होगा ना कि वो LGA 2 के स्टूडेंट हैं, उन सबको मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता चला जाऊंगा। अगर तो आपने सिर्फ रिक्वेस्ट भेजी हुई है फिर तो एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन अगर आपने रिक्वेस्ट के साथ इनबॉक्स में मुझे ये लिख दिया कि यू आर LGA 2 स्टूडेंट्स, तो मैं फिर आपको फौरन एक्सेप्ट कर दूंगा। तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें काइंडली।
कीवर्ड ग्रुपिंग और क्लस्टर क्या है जी, अभी डिस्कस करते हैं रोहित, करते हैं, आते हैं उसी की तरफ। कल के लेक्चर की वीडियो यूट्यूब में भेज दी है जी, भेज दी है जी। इम्प्रेशन एंड एंगेजमेंट में डिफरेंस है। एंगेजमेंट अलग चीज है, इम्प्रेशन अलग चीज है। इम्प्रेशन होता है कि बस वो लिस्ट में आई है लेकिन उसके ऊपर क्लिक नहीं हो। इम्प्रेशन का जो कंपैरिजन है ना, वो क्लिक के साथ होता है। जो एंगेजमेंट है ना, वो एक अलग चीज है। वेबसाइट के साथ एंगेजमेंट एक अलग होती है। नॉर्मली एंगेजमेंट की टर्म यूज होती है ना, ये सोशल मीडिया के साथ होती है। अब एंगेजमेंट में क्या आता है? क्लिक, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट, रीशेयर, रीपोस्ट, इस तरह के जितने एक्शन है ना, वो सारे एंगेजमेंट में आ जाते हैं कि कोई बंदा आपकी पोस्ट के साथ एंगेज कर रहा है। तो ये सिनेरियो है। कम से कम सीटीआर कितना होना चाहिए एक अच्छी साइट का? ये डिपेंड करता है उसके ऊपर ना, नीच के ऊपर। कुछ नीचेस का बहुत कम होता है, कुछ नीचेस का ज्यादा होता है, लेकिन ऑन एवरेज जो है ना, वो 1-2% से लेके 5-6% तक होता है सीटीआर बस। कम से कम सीटीआर सर, अगर हम अपनी वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट किसी को सेंड कर दें तो वो हमारी वेबसाइट पर क्लिक करे तो उससे भी रैंकिंग होगी। नहीं, ऐसे नहीं होता यार। ये ना एक मिथ है। अच्छा, इसके ऊपर ना जब मैं यूट्यूब में जाऊंगा ना, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर ना इस तरह की कुछ लॉजिक्स पढ़ानी है कि जब यूट्यूब का लिंक आप फेसबुक पर या ग्रुप्स में या व्हाट्सएप पर देते हैं तो क्या होता है, जब यूट्यूब के ऊपर जाता है तो क्या होता है, जब सर्च में आता है तो क्या होता है। इसी तरह जब वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक सर्च से आती है तो गूगल उसे कैसे डील करता है, अगर डायरेक्ट ट्रैफिक आ रही है तो गूगल कैसे डील कर रहा है। लेकिन इतना ज़हन में रखें कि नॉर्मली डायरेक्ट ट्रैफिक अगर वो ब्रांडिंग की वजह से आ रही है फिर तो बहुत पॉजिटिव है गूगल की नज़र में। लेकिन अगर आपने अपने दोस्तों को मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू या किसी चीज़ के भी थ्रू आपने डायरेक्ट मैसेज ट्रैफिक ग्रैब करने की कोशिश करते हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, ये जब हम यूजर एक्सपीरियंस पढ़ेंगे ना तब आपको सही समझ लगेगी कि गूगल आपकी वेबसाइट ट्रैफिक में क्या क्या चीजें मॉनिटर करता है और वो कैसे कैसे मॉनिटर करता है। फिर आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि हमें किस तरह के ट्रैफिक का कितना फायदा या कितना नुकसान है। क्लस्टर क्या होता है जी, अभी हम पढ़ते हैं जी, हौसला रखें। सर, वीक में टोटल LGA 1 प्लस LGA 2 के कितने लेक्चर्स हम क्लियर करें? मैं बताता हूँ जी। सर्च इंजन मार्केटिंग, कीवर्ड ग्रुपिंग क्या है, कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट कर दें। कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सेस मिलेगी हमें आपकी तरफ से? जी बिल्कुल मिलेगी, कीवर्ड एवरीवेयर मंडे वाले दिन से मिल जाएगी इंशाल्लाह। अर्निंग सीटीआर पर बेस करती है जी, सीटीआर पर भी बेस करती है और सीपीसी पर भी बेस करती है। सर 4-5 लेक्चर एक साथ हैं सर ग्रुप में, और क्या मैसेज करना LGA 2 स्टूडेंट्स के साथ? ग्रुप में नहीं करना, इनबॉक्स में करना है। फेसबुक के इनबॉक्स में जाके मुझे इनबॉक्स कर देना कि जी आई एम LGA 2 स्टूडेंट, बस। हाँ चलें जी, आ जाएं आ जाएं। हम थोड़ा सा ये LGA 1 जैसे मैं LGA 2 में पढ़ाता हूँ ना, इसी तरह LGA 1 में मैंने पढ़ाया, साथ साथ नोट्स भी बनते गए। देखिए आज मुझे वो फायदा दे रहे हैं। अच्छा चलें जी, ये अब आपने LGA 1 में क्या क्या चीजें पढ़नी है सुननी है वो भी आप समझ लें। लेक्चर नंबर 2 बेसिक्स है, ये भी आप देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 3 में वही इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग, डेमोग्राफिक, SMM, SEM, FB रेट टारगेटिंग, ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। लेक्चर नंबर 3 भी आपने देखना है। फिर SEO टूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, हैट्स, जो हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 में देख चुके हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। फिर इसमें कुछ हमने एग्जांपल्स देखी हैं गूगल सर्च ऑपरेटर्स की, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, असाइनमेंट्स मैं लिख लूँ आपकी, वो फिर मैं आपको बताता हूँ जी। इस वीक के क्या क्या असाइनमेंट हैं? गूगल सर्च ऑपरेटर्स, ठीक है। ये आपने देखने हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे यूज होते हैं, क्या फायदा है, कितने सर्च ऑपरेटर्स हैं। आपने करना क्या है, गूगल पर जाना है, गूगल पे लिखना है गूगल सर्च ऑपरेटर्स लिस्ट, ये कर देना बस।
तो आपको ये देखें मुख्तलिफ वेबसाइट्स खुल जाएंगी, जैसे Ahref ने अपनी लिस्ट दी हुई है, किंस्टा ने अपनी लिस्ट दी हुई है, सर्च इंजन जर्नल ने अपनी लिस्ट दी, सर्च इंजन लैंड ने अपनी लिस्ट दी हुई है, सर्च इंजन जर्नल ने अपनी लिस्ट दी हुई है। इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट ने, सेमरश ने भी दी हुई है, मोज ने भी दी हुई है। आप कोई भी 2-3 लिस्ट ओपन कर लें और यहाँ पर जाएं और इनको पढ़ना शुरू कर दें कि ये डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे तो क्या होगा, और के ऑपरेटर के साथ लिखेंगे तो क्या होगा, ये एक पाइप सिंबल होता है इसके साथ लिखेंगे तो क्या होगा, एंड के साथ क्या, ये सारे देखें सर्च ऑपरेटर्स की उसने लिस्ट दी हुई है। इनको एक दफा आपने समझ लेना है, सीख लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, और उसके बाद आपने इनको यूज करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मैं एक दो आपको सर्च ऑपरेटर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई यूट्यूब के कितने लिंक हैं टोटल जो गूगल के अंदर इंडेक्स हो गए। मेरा क्वेश्चन समझ लग गया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसी भी एक वेबसाइट के कितने लिंक हैं जो गूगल में इंडेक्स हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वेबसाइट के देखना चाहता हूँ या इवन यूट्यूब के, तो मैं यूट्यूब के देखने के लिए क्या करूंगा, साइट कॉलन और उसके बाद मैं वेबसाइट का नाम दे दूंगा। अब ये मुख्तलिफ वो सर्च क्यूरीज की हुई हैं, साइट कॉलन youtube.com फॉर एग्जाम्पल। अब ये देखें ये मुझे बता देता है कि भाई गूगल के पास 2.7 बिलियन रिजल्ट्स हैं, किसके, यूट्यूब के सिर्फ, यानी कि यूट्यूब के लिंक्स हैं इतने ज्यादा। अब ये जो जिस लिंक पे भी जाएंगे ये सारे के सारे यूट्यूब के ही लिंक हैं। ओके, उसके अलावा अगर इसी तरह आप किसी और वेबसाइट के देखना चाहें वो लिख के सर्च कर लें, देखें डीजी ऐप्स के 46 हैं। इसी तरह हम देखते हैं जी प्रो पाकिस्तानी के कितने हैं जी, सॉरी प्रो पाकिस्तानी .pk है, इसके जी 2,54,000 रिजल्ट्स हैं, यानी कि 2,54,000 आर्टिकल्स या 2,54,000 पेजेस प्रो पाकिस्तानी .pk के गूगल में इंडेक्स हुए हैं। तो इसी तरह अगर आप अमेजोन के देखना चाहें तो amazon.com लिख दें। अब ये देखें 121 मिलियन यानी कि 12 करोड़ तकरीबन इसके लिंक्स हैं अमेजोन के गूगल के अंदर। इसी तरह अगर फाइवर के आप देखना चाहें तो 5.2 मिलियन यानी कि तकरीबन 52 लाख। ठीक है, तो ये सारे हमें इस तरह से पता चल जाते हैं। तो इसका सर्च ऑपरेटर क्या है, साइट कॉलन। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है साइट कॉलन, हम सर्च करते हैं, ये देखें उसने साइट कॉलन की पूरी एग्जाम्पल भी ये सॉल्व करके दिखाई हुई है और साथ में उसकी डिटेल भी बताई हुई है कि ये क्या करता है ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, ये देखें ये भी सर्च फॉर द रिजल्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट। अच्छा, अब एक और चीज करता हूँ। अब मैं फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी सर्च करता हूँ, जब वी मैट, जब वी मैट मूवी। ठीक है, अब जब मैं ये सर्च करता हूँ ना तो वो क्या करेगा कि मुझे कोई ना कोई लिंक्स देना शुरू कर देगा। ये देखें ये सारे कहाँ से लिंक आ रहे हैं, यूट्यूब से। अब भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे यूट्यूब पसंद नहीं है या यूट्यूब ब्लॉक है पाकिस्तान में या किसी भी और कंट्री में, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ ड्यू टू एनी रीजन के यूट्यूब के रिजल्ट ना आए, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, माइनस साइट कॉलन यूट्यूब, यानी कि मैं उसे कमांड दे रहा हूं कि साइट पकड़ो youtube.com और उसे माइनस कर दो इस रिजल्ट के अंदर, माइनस साइट। अच्छा, सर्च ऑपरेटर में स्पेस नहीं आती कभी, ये जहन में रखेगा। इसका ये मतलब है कि भाई मुझे सर्च करो, ये मूवी दो, लेकिन यूट्यूब का रिजल्ट ना देना। आप देखिएगा ये सारे यूट्यूब के रिजल्ट गायब हो जाएंगे जहां से मैंने सर्च की। अब ये देखें ये वीडियोस तो आ रही हैं लेकिन ये स्क्रॉल डॉट इन की आ रही है, ये डेली मोशन की आ रही है, फेसबुक की आ रही है, लेकिन इसके अंदर यूट्यूब का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी रिजल्ट। ये देखें ये भी डिफरेंट साइट्स के हैं, ये भी डिफरेंट साइट्स के हैं, यूट्यूब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं साइट के साथ ये माइनस हटा दूं तो इसका क्या मतलब होगा, अब मैं उसे कमांड दे रहा हूं कि भाई ये मूवी दो और सिर्फ यूट्यूब के लिंक देने हैं और कोई लिंक मुझे नहीं प्रोवाइड करना। आप देखें इस पे जितने लिंक आए आखिरी लिंक तक आपको यूट्यूब का लिंक ही मिलेगा। ये सर्च ऑपरेटर है, इससे हमारी सर्चेस आसान हो जाती हैं, रिफाइन हो जाती हैं, बहुत इंप्रूव्ड हो जाती हैं। अब उसमें जैसे साइट कॉलन एक सर्च ऑपरेटर था, मैंने आपको गाइड कर दिया। इसके 3 यूजेज है नॉर्मली। अगर मैंने वेबसाइट के टोटल पेजेस देखने हो कौन कौन से इंडेक्स हैं, कितने इंडेक्स हैं, तब भी। अगर मैंने सर्च किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से करनी है तब भी।
अगर मैंने सर्च करने और कोई 1 या 2 या 3 पर्टिकुलर वेबसाइट्स को माइनस करना है सर्च से, तब भी मैं साइट कॉलन का यूज कर सकता हूँ। इसी तरह मैं कैशे का सर्च ऑपरेटर भी यूज कर सकता हूँ ब्राउजर के अंदर जाके, cache:/dgapps.com। अब ये बता रहा है कि भाई मेरे पास किस डेट की कैशे अवेलेबल है गूगल के पास। वो बता रहा है भाई गूगल ने लास्ट टाइम 14 जुलाई 2023 52 मिनट और 10 सेकेंड जीएमटी के अकॉर्डिंगली आपका पेज इंडेक्स किया था, यानी कि ये डाटा गूगल ने अपने पास लिया था, यानी कि कल की डेट में गूगल ने मेरी वेबसाइट का डाटा अपडेट किया। तो ये कैशे लिख के, अगर किसी की भी कोई वेबसाइट है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे कैशे लिख के कॉलन और आगे वेबसाइट का लिंक दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल हम amazon.com का देखते हैं कब का कैशे है। देखिए amazon का अभी थोड़ी देर पहले का कैशे, यानी कि amazon पे काफी ट्रैफिक है ना, कंटिन्यूस ट्रैफिक आती है, तो गूगल इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। अब अगर हम देखें कि अभी जीएमटी टाइम क्या है, जीएमटी टाइम नाउ, तो वो बता रहा है 4:36 PM है इस वक्त जीएमटी के मुताबिक। हम देखते हैं तो यहाँ पे कितने बजे, 4 बजे, यानी कि आधा घंटा पहले ही गूगल ने अमेजोन का वो निकाला है। ठीक हो गया जी ये चीज। अब इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट सर्च ऑपरेटर हैं, आपने जाना है, इनके साथ खेलना है। बिलीव मी, अगर ये आपने इनके साथ खेला और आपको इनकी समझ लग गई तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। इवन लिंक बिल्डिंग के अंदर भी हम ये सर्च ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गेस्ट पोस्टिंग करनी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन यूआरएल कॉलन ऑल इन यूआरएल कॉलन गेस्ट पोस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये वो मुझे लिस्ट मिल जाती है जहां पे गेस्ट पोस्टिंग की ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ये देख सकते हैं ये सारे के सारे आर्टिकल गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से रिलेटेड है तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर का वर्ड भी ऐड कर दूंगा। अब देखें 71 वेबसाइट वो मुझे मिल गई जो कंप्यूटर से रिलेटेड गेस्ट पोस्ट दे रही है। इसी तरह डिफरेंट क्यूरी से मैं डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स निकालूंगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसको ऑल इन टाइटल कर देता हूं तो मुझे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखें 94 हो गई। अब मैं मजीद इसको थोड़ा सा वो करता हूं तो मजीद बढ़ते जाएंगे। अब 100 हो गए। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से मैं गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स ढूंढ सकता हूं। ठीक है, तो बहुत सारी इस तरह की टेक्निक है। ऑल इन टाइटल करें, इन टाइटल करें, ऑल इन यूआरएल करें, इन यूआरएल करें। देयर आर सो मेनी मेथड्स, सो मेनी मेथड्स। तो ये अब आपने खुद एक्सप्लोर करना है इनको यूज करते हुए। ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो इन सर्च ऑपरेटर में तो आपने ग्रुप में जाके एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, बल्कि आप एक काम कीजिएगा, जो हमारा फेसबुक वाला पब्लिक ग्रुप है ना, ऑल इन सॉरी लर्न टू अर्न विद जीए वाला, जो फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है, उसमें जाकर डिस्कस करना। और आप सारे वहां पे एक्टिव रहिएगा ताकि आप एक दूसरे की हेल्प भी करें और साथ में बाकी लोगों को भी फायदा हो जाए, उन्हें भी पता चल जाए कि भाई ये सर्च ऑपरेटर क्या होते हैं और इनसे लाइफ को हम कैसे आसान बना सकते हैं। सर आप जब सर्च कर रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड पर वेबसाइट की पोजीशन शो हो रही होती है येलो सर्कल में, फर्स्ट फॉर वन फॉर फर्स्ट वेबसाइट विच एक्सटेंशन। यार मुझे भी याद नहीं है, बहुत सारी एक्सटेंशन है इसकी, तो कोई भी एक्सटेंशन कर लो, मैं देखता हूँ मैंने कौन सी की हुई है। ये देखो कितनी सारी एक्सटेंशन हुई है। सर्फ ट्रेंड, ये है सर्फ ट्रेंड वाली, इससे आ रहा है ये वाला ना, सर्फ ट्रेंड्स एसईओ एक्सटेंशन। इसी तरह वो काफी सारे एक्सटेंशंस हैं, वो आप करके वो चीजें देख सकते हैं। क्लियर होगी ये चीज? यहाँ तक कोई इशू, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो नहीं है? ये आपकी असाइनमेंट है। मैंने आपको 2-3 सर्च ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करके एग्जाम्पल करके दिखा दिया। अब आपने खुद इसके साथ खेलना है। ये बच्चों वाली चीज है,
आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सर ग्रुप में पोस्टें दर से अप्रूव होती हैं? नहीं जी, आप करें जल्दी अप्रूव हो जाएंगी। मैं मॉडरेटर्स को कह दूंगा कि जो पोस्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होगी आपके, वो जल्दी से अप्रूव कर दें। ठीक है, यहाँ पे 2-3 मॉडरेटर्स तो हैं इस वक्त लाइव, तो वो सुन रहे होंगे तो वो जल्दी से खुद अप्रूव कर देंगे अगर वो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होंगे तो। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आपकी असाइनमेंट है LGA 1 लेक्चर्स। LGA 1 लेक्चर नंबर 2 to 13। LGA 1 का लेक्चर नंबर 2 से लेके 13 तक आपने लेक्चर पूरे करने हैं, क्योंकि उसके बाद फिर प्राइवेट लेक्चर शुरू हो जाएंगे। तो 13-14 तक की पब्लिक लेक्चर हैं, पहले 13 लेक्चर आपने कंप्लीट करने हैं। अब उसको हम जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च में क्या चीजें आती हैं, मैं जस्ट ओवरव्यू करवाऊंगा आज। फिर जब आपने यही सारे लेक्चर इन डिटेल लेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक हम बकायदा इसका क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे एक, जिसमें हमने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च, नीच रिसर्च यही डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ नीच रिसर्च मैं खुद आपको करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीक में। फिर उसके बाद आपको एक नीच रिसर्च की प्रैक्टिकल असाइनमेंट दूंगा, जिसके ऊपर आपने अपनी पूरी वेबसाइट बिल्ड करनी होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीक तक का ये टाइम है, यानी कि फ्राइडे तक आप इसे कंप्लीट कर लें, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। अच्छा जी, कीवर्ड रिसर्च में सीधी सी बात है, अगर आपके पेरेंट या आपके घर वाले आपको कुछ पैसे दें बिजनेस करने के लिए, अब आप लोगों ने मुझे आंसर करते जाना है साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर कहते हैं जी मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, आप कोई बिजनेस कर लें, तो आप किस तरह का बिजनेस करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आप करना पसंद करेंगे? एग्जैक्टली exactly, जिससे आपको फायदा ज्यादा होगा। अब फायदा किस बिजनेस से ज्यादा होगा? जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसका ट्रेंड ज्यादा है, जिसका कंपटीशन कम है, जिसमें प्रॉफिट रेशो ज्यादा है, जो काम आपकी समझ में आता है, जो आपको लगता है ये आपके लिए डूएबल है, जिसके बारे में नॉलेज आपको ज्यादा है। समझ रहे हैं ना, वही काम करेंगे ना। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसे उसने कभी आईटी से रिलेटेड कोई काम नहीं किया, वो मोबाइल का यूजर भी नहीं है। अब वो कहे कि जी मैं लैपटॉप का बिजनेस शुरू करता हूँ, तो शायद वो फ्लॉप हो जाएगा, उसे नहीं पता चलेगा। तो भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसा बिजनेस पिक करते हैं जिसका आपको नॉलेज है। फिर आप ये देखते हैं कि उसकी डिमांड क्या है, फिर आप ये देखते हैं कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, फिर आप ये देखते हैं कि फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ रही है या नहीं, फिर आप ये देखते हैं कि इसका कंपटीशन हाई तो नहीं है, यानी कि ज्यादा लोग तो नहीं है इस बिजनेस के अंदर। भाई सीधी सी बात जेहन में रखें, एक चीज ऐसी जिसका ट्रेंड गिर रहा है, ट्रेंड खत्म हो रहा है, वो बिजनेस नहीं हमने करना। एक एग्जांपल देता हूं, मेरे जमाने में ब्लैक बोर्ड होते थे, शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ब्लैक बोर्ड देखे होंगे। आजकल तो व्हाइट बोर्ड का जमाना है, इवन आजकल तो स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, व्हाइट बोर्ड भी तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं इवन स्कूलों से आप। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर किस चीज से लिखते होते थे? चौक यूज होता था ना, व्हाइट कलर का चौक। और वो चौक बिकता था स्टेशनरी की शॉप्स पे, बुक्स वाली शॉप्स पे। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई चॉक्स की कितनी शॉप्स हैं, तो कोई शॉप्स नहीं है। मैं कहूँ जी इसमें कंपटीशन बहुत कम है, तो मैं चौक का बिजनेस शुरू कर देता हूँ। तो आपकी नजर में ये चौक का बिजनेस करना मेरे लिए सूटेबल होगा या नहीं? क्योंकि ये बहुत कम शॉप्स पर अवेलेबल है। नो। वाई? सारे कह रहे हैं नो जी। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं सूटेबल ये मेरे लिए? लो डिमांड, नो ट्रेंड। यस, ट्रेंड खत्म हो चुका है अब इसका, आगे ट्रेंड नहीं है इसका। तो ये चीज आपने देखनी होती है भाई। और अक्सर ये होता है, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बार बच्चे ऐसी चीज उठा के दे देते हैं, वो कहते हैं सर इसका कंपटीशन ही कोई नहीं है, देखिए हम इजीली रैंक कर लेंगे। मैंने कहता हूँ भाई कंपटीशन ना देखो, कंपटीशन के साथ साथ उसका ट्रेंड भी देखो। एग्जैक्टली कोविड मास्क, बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दीजिए हुजैफा अली। अब एक वक्त था जब फेस मास्क का बड़ा ट्रेंड था,
और बहुत कॉस्टली बिकते थे सर। 2-2 हज़ार रुपए का एक एक डब्बा बिका जो 50 रुपए का होता था। अब उसको कोई पूछता नहीं है। इसी तरह सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर कितना महंगा हो गया था और अब कोई पूछता नहीं है। ट्रेंड के साथ चलना है। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो ट्रेंड के साथ चलना सीख लें बस। यू गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू औरंगजेब, आपको समझ लग गई। ओके, यस, नोकिया फोन इज आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, देखें ट्रेंड के साथ जो बंदा चलता है ना वो कामयाब है। आपको याद है चाइना के फोन, पहले वो बटनों वाले फोन आना शुरू हुए, बड़े बड़े साइज के फोन थे, फिर उसको छोटे साइज में आना शुरू हो गए। फिर लोग कौन सा फोन रखना पसंद करते थे? जो साइज में छोटा है। यही काम था ना, वो कहते बड़ा स्लिम स्मार्ट सा फोन होना चाहिए। फिर एक वक्त आ गया कि टच मोबाइल आना शुरू हो गए, तो टच मोबाइल दोबारा साइज में बड़े होना शुरू हो गए। तो ये ट्रेंड है कि बड़े से छोटे की तरफ ट्रेंड गया, छोटे से टच की तरफ आए तो टच में फिर बड़े साइज में मोबाइल आना शुरू हो गए। फिर एक वक्त था जब नोकिया का फोल्डिंग वाला फोन बड़ा पॉपुलर होते होते बहुत पॉपुलर होते थे, फोल्ड करने वाला। फिर एक वक्त आया उसको कोई पूछता नहीं था। ठीक है, तो ये ट्रेंड बहुत मैटर करता है। भाई अब ट्रेंड क्या है, कैसे चेक करें? उसके लिए गूगल ने हमें एक टूल बना के दे दिया, पूरे का पूरा टूल। क्या नाम है उसका? trends.google.com। गूगल ट्रेंड, आप जाएं इसके ऊपर एक्सप्लोर करें जी। फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल। भाई अब अगर कोई सर्दियों में सोलर पैनल बेचना शुरू कर देगा तो वो गलत करेगा ना। तो अब देखें, हम अगर इसका ट्रेंड देखते हैं तो अच्छा, इसको ना मैं पाकिस्तान कर लेता हूँ, पर पास डे की बजाय इसको मैं करता हूँ 5 साल का, ताकि आपके सामने इसका ट्रेंड क्लियर हो सके जी। हाँ हाँ, अब देखें आपको समझ लग रहा है कि ये देखें ये देखें, ये गर्मियों का मौसम जब जा रहा होता है ना तो कोई नहीं लगवाता। ये देखें जैसे ही मार्च अप्रैल आता है ना, गर्मियां शुरू होने लगती हैं, तो इसका ट्रेंड हाई होना शुरू हो जाता है। 2019 में कम था, 20 में थोड़ा सा बढ़ा, फिर 21 में थोड़ा सा बढ़ा, अब देखें 22 में कितना ज्यादा बढ़ गया, और 23 में देखें कहां तक चला गया, 100 तक चला गया। ठीक है, और ये ट्रेंड कब बढ़ना शुरू होता है? जैसे सर्दियां जा रही होती हैं, गर्मियां आना शुरू होती हैं, ट्रेंड बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जून जुलाई आता है, जुलाई के बाद कोई नहीं लगवाता, तो वो इसका ट्रेंड गिरना शुरू हो जाता है। तो किसी भी चीज का आप ट्रेंड यहाँ से चेक कर सकते हैं। इससे फिर हमें ये पता चलता है कि कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो सदाबहार होते हैं, यानी कि पूरा साल सर्चेज होती हैं, और कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जिनकी पूरा साल सर्चेज नहीं होती, किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर सर्चेज होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसी है। अब एसी की अगर मैं सर्चेज करूं तो ये देखें, सिर्फ गर्मियों के दिनों में इनकी सर्चेज होती हैं, सर्दियों में नहीं होती। इसी तरह मैं अगर जैकेट्स की बात करूं, जैकेट, तो वो सर्दियों में सर्चेज होंगी, गर्मियों में नहीं होंगी। ये देखें आपको नजर आ रहा है, नवंबर दिसंबर में सर्चेज हैं, नॉर्मली नहीं है। अब इसी तरह अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल एसईओ की, तो वो आपको देखेगा पूरा एक, ये देखें अब इसमें कोई पीक ही नहीं है, इसका मतलब ये कि पूरा टाइम यूज होता है। पर इसी तरह अगर मैं बात करूंगा कोविड की, तो आप देखिएगा कोविड का अलग ही ट्रेंड होगा। ये देखें यहाँ पे, इससे पहले किसी को नहीं पता था, एकदम से वो आया, और उसके बाद ये देखें, ये फिर जैसे जैसे पीक आती थी उसका सर्चेस बढ़ती थी, आप फिर वो डेड हो चुका। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्शन की पाकिस्तान में, तो देखिएगा जब जब जनरल, अब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था ना 2018 में, तो ये देखें 2018 में पीक है उसकी। उसके बाद जनरल इलेक्शन नहीं हुआ तो कोई पीक नहीं। अब जैसे ही जनरल इलेक्शन आएगा यहाँ पे पीक आ जाएगी। अब मैं मजीद देखने के लिए 5 साल के बजाय इसको, सॉरी 12 महीने के बजाय मैं इसको करता हूँ 2004 से ट्रेंड निकालता हूँ। ये देखें जब जब ये जनरल इलेक्शन आया, अब ये देखें ये 2013 में इलेक्शन हुआ, फिर 2018 में इलेक्शन हुआ, फिर ये 2005 में जनरल इलेक्शन, वो जो मुशर्रफ का दौर था, 2008 में इलेक्शन हुआ। ये देखें इस तरह हमें पीक पता चलती रहती हैं। अच्छा जी, इसी तरह अगर कोई और, अगर आपको, अच्छा चलें जी, अब आप
मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप सबने आंसर करना है। सर वेबसाइट के लिए कितने महीने का ट्रेंड चेक करना होता है? अब ये डिपेंड करता है कीवर्ड पे। अब जैसे जनरल इलेक्शन है, ये 5 साल में एक दफा होता है, तो ये फिर पिछले 8-10 साल का देखें। अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जो सीजनल है, तो वो देखें उसका सीजन कितने अरसे के बाद रिपीट होता है। अगर महीने के बाद रिपीट हो रहा है तो वो फिर 5-7 महीने का देख लें। साल के बाद रिपीट हो रहा है तो 2-3 साल का ट्रेंड देख लें। तो इस तरह आपने खुद एनालाइज करना होता है। आई कैन डू मोबाइल accessories and touch gadgets and I have a lot of experience in film. Should I do it? वकास बहुत क्विक कर रहे हैं आप। अभी आप लेक्चर सुने, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर वो सारी चीजें आपकी इंटरेस्ट वाले कीवर्ड या इंटरेस्ट वाली नीच पे पूरी उतरती हो तो फिर आप शौक से कीजिएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, इलेक्ट्रिक कार सर्च करें जी। चलें जी, इलेक्ट्रिक कार भी हम सर्च कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार, अब इसका ना ट्रेंड बढ़ रहा होगा, आई एम श्योर। अब ये देखें, ये पिछले 5 साल से चल ही रहा है। अभी ये कहीं, अब अगर मैं इसको मजीद पीछे हिस्ट्री में लेके जाता हूँ तो फिर देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे कहीं ज्यादा पीक आई इलेक्ट्रिक कार्स की डिस्कशन हुई थी मुशर्रफ के दौर में। मुशर्रफ इसका कंसेप्ट लेके आया था इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में ना। उसके बाद फिर पीपी के दौर में आके ये चीजें डेड होना शुरू हो गई थी। ये देखें 2010 के बाद फिर अभी थोड़ा सा ये डिस्कशन शुरू हुई है 2022 में। तो इससे आपको पता चलता है। ठीक है, तो ट्रेंड्स वगैरह यहाँ से बड़ी इजीली आपको समझ लगती रहती हैं। और इसके अलावा कोई इश्यू तो नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि जी, मैं कहता हूँ जी मेहंदी डिजाइन। अब मेहंदी डिजाइन जो है ये सीजनल होगा या इसकी कोई पीक्स होंगी या क्या होगा? मेहंदी डिजाइन, वह सबको पता है। लेकिन अगर ना समझ लग रही हो तो यहाँ पे सर्च कर लें, तो देखेगा साल में 2-2 पीक्स आती हैं। ये कब आती हैं? जो हमारे शादियों के और ईद के सीजन होते हैं। ठीक है, तो ये सीजन है, इवेंट है। इसी तरह मैट्रिक रिजल्ट पंजाब, अब देखते हैं जी। अब ये देखें, इसमें भी हर साल एक पीक आती है, क्योंकि एक दिन पंजाब का रिजल्ट आना होता है ना, तो उस दिन सर्चेस बहुत ज्यादा हाई होती हैं। तो ये सीजनल है। इसी तरह जैसे ईद पोइट्री। ठीक है, अब ईद की पोइट्री ईद के दिनों में ही वो होगी। अब देखें, 2 ईदें होती हैं तो हर ईद के ऊपर पीक आती है उसकी। ठीक है, तो ये चीजें समझ रहे हैं ना? अब अगर सिंपल पोइट्री करूंगा तो शायद उसकी पीक्स ना हो। ये देखें, उसकी पीक्स नहीं है, वो जनरल चल रहा है। तो समझ लगी ये चीज? तो ये सारा सिनेरियो है ट्रेंड्स का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सर गूगल ट्रेंड कितने % एक्यूरेट होता है? यार ये तो कोई भी नहीं बता सकता, 100% रिलायबल तो नहीं होता। लेकिन ये समझ लें कि ये जो गूगल के अंदर सर्चेस चल रही होती है ना, उसकी बेस के ऊपर ये आपको डाटा बताता है। मेरी नजर में ये इतना रिलायबल है कि आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि गूगल ट्रेंड पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी ये चीज? तो इस तरह आप ट्रेंड देख सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने देखना होता है सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, ट्रेंड, इंटेंट, सीटीए बेस्ड, शुड नॉट बी अ ब्रांड टर्म्स। अब ये चीजें सारी बहुत ज्यादा डिटेल में लेक्चर नंबर 5 LGF 1 में मैंने डिस्कस की है, वो आप सुनिएगा। आपको इंशाल्लाह एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई इशू, कोई कंफ्यूजन हो तो आप फेसबुक वाले ग्रुप में क्वेश्चन आंसरिंग कीजिएगा। तो मैं भी उसके ऊपर एक्टिव रहूंगा। मैं अपने मॉडरेटर्स को भी कहूंगा वो भी एक्टिव रहें आंसर करने के लिए। और जो पिछले LGF 1 के स्टूडेंट हैं उनको भी मैं कहूंगा कि वो भी एक्टिव रहें आंसर करने के लिए। उससे होगा क्या, आपको भी लर्निंग होगी, उनको भी लर्निंग होगी, और जो बाकी के फ्री वाले बच्चे हैं उनको भी लर्निंग होगी। ब्रांड टर्म्स इसे कहते हैं। जैसे कोई गूगल में जाके एक टर्म लिखता है जीमेल लॉगिन। ठीक है, अब जीमेल लॉगिन क्या है? अब उसकी इंटेंट क्लियर है कि वो क्या करना चाहता है, गूगल में लॉगिन करना चाहता है। तो ये क्या है? ये एक ब्रांड टर्म है। दैट्स इट। अब देखें गूगल के अंदर इसकी 55.6 मिलियन सर्चेज होती हैं हर महीने। एक महीने में
5.5 करोड़ से ज्यादा लोग जीमेल लॉगिन लिख के सर्च करते हैं, यानी कि जीमेल अपनी लॉगिन करने के लिए भी गूगल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फेसबुक लॉगिन करने के लिए वो गूगल को इस्तेमाल करते हैं, और वो भी देखें 68 मिलियन, यानी कि 6.8 करोड़, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ बंदे हर महीने फेसबुक लॉगिन लिख के फेसबुक को लॉगिन करते हैं। तो ये चीज समझ लग गई है। इवन गूगल का अपनी टर्म गूगल ओपन करने के लिए लोग गूगल लिख के सर्च करते हैं। देखिएगा 414 मिलियन, यानी कि तकरीबन 41.5 करोड़ लोग हर महीने गूगल लिख के गूगल को सर्च करते हैं। तो ये क्या है, ये ब्रांड टर्म्स है। तो इन टर्म्स का सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होता है, इन टर्म्स का कंपटीशन बहुत लो होता है, लेकिन इन टर्म्स का सीटीए नहीं होता, यानी कि कॉल टू एक्शन नहीं आएगा, सीटीआर नहीं होता। अब जो बंदा यहाँ पे जीमेल लॉगिन लिख के सर्च कर रहा है, और अगर आपकी तीसरे चौथे नंबर पर रैंक हो भी गई, तो कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो मकसद ही है कि जीमेल लॉगिन करना है। जो टॉप पर आ जाएगी उसको क्लिक करके लॉगिन कर लेगा, बस वो नीचे देखेगा ही नहीं कुछ भी। समझ लग गई है? भाई इसके ऊपर कोई वर्किंग ही नहीं करता ना, क्यों कोई वर्किंग करे? गूगल लिख के, ब्रांड है ना, ब्रांड के ऊपर आपने नहीं काम करना, ब्रांड टर्म्स के ऊपर। नेम ऑफ गूगल एसईओ, नॉन सीटीए बेस्ड कीवर्ड। अच्छा जी। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। कुछ प्राइमरी कीवर्ड होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी कीवर्ड मेन कीवर्ड होते हैं, फिर उसी के आगे जो एक्सटेंशंस होती हैं, रिलेटेड कीवर्ड होते हैं, वो सेकेंडरी कीवर्ड होते हैं। फिर इसी तरह जनरल वर्सेस सीजनल, ये तो आपको समझ लग गई है ना, जनरल वर्सेस सीजनल। अभी मैंने आपको दिखाई भी हैं कि ऐसे कीवर्ड जिनका थ्रू आउट द ईयर एक जैसा बिहेवियर रहे, कोई पीक्स ना आ रही हो स्पेसिफिक टाइम पे, तो वो जनरल कीवर्ड होते हैं। जिनकी स्पेसिफिक टाइम पर पीक्स आ रही होती हैं, वो क्या होते हैं, वो सीजनल कीवर्ड होते हैं। सीजनल कीवर्ड पर जो ब्लॉगिंग होती है वो इवेंट ब्लॉगिंग होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर वेरिएंट्स ऑफ ए कीवर्ड होते हैं कि एक ही कीवर्ड को मुख्तलिफ तरीकों से लिखा जाता है। फिर सिनोनिम्स वर्सेस एलएसआई होते हैं। एलएसआई को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टर्म होती है बहुत सारे लोगों के लिए, तो मैंने उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दे दे के क्लियर करवाया था। सिनोनिम्स तो होती है ना, जैसे एडवांटेज का सिनोनिम क्या है, बेनिफिट्स, प्रोज, मेरिट्स, यूजेज, यानी कि जिसका एक ही मतलब हो। एलएसआई कहते हैं लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स। नहीं जी, हिबा एक चीज जहन में रखेगा, एलएसआई के लिए आपने कभी भी कोई टूल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। एलएसआई के लिए मैंने कोई ज्यादा नहीं तो 20-25 टूल यूज किए, और मुझे किसी भी टूल से अच्छे रिजल्ट नहीं मिले एलएसआई के। मैं अपने दिमाग में अपने तरीके से एक इसकी डेफिनेशन देता हूं, जो कि आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। ऐसी चीज, ऐसा एक कीवर्ड है ना, अगर उस कीवर्ड से कोई चीज बन रही हो, या वो कीवर्ड खुद किसी चीज से बना हो, वो एलएसआई है। जैसे कि जब मैं अगर मोबाइल की बात करूंगा ना, तो मैं मोबाइल कंपनीज की भी बात करूंगा। जब मैं मोबाइल की बात करूंगा ना, तो मैं एंड्रॉइड की भी बात करूंगा। जब मैं एंड्रॉइड की बात करूंगा ना, मैं गूगल प्ले स्टोर की भी बात करूंगा। ये क्या है, एलएसआई। अब गूगल प्ले स्टोर मेरा मेन कीवर्ड नहीं था, लेकिन चूंकि मैं एंड्रॉइड फोन की बात कर रहा हूं, तो मैंने गूगल प्ले स्टोर को भी डिस्कस किया। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब भाई अगर मैंने ये बताना है कि कोई गाड़ी की कितनी अच्छी स्पीड है, अब मैं लिख रहा हूं कि स्पीड के ऊपर, कार स्पीड्स के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूं, तो इसका एलएसआई क्या होगा, मैं ब्रेक्स की भी बात करूंगा, ब्रेक्स की भी। यानी कि जहां पे स्पीड इन्वॉल्व होगी, वहां पे भाई ब्रेक्स भी इन्वॉल्व होंगी, वहां टायर्स भी इन्वॉल्व होंगे, वहां फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होगी, इंजन ऑयल्स भी। अब ये देखें कि अब मैं स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं ना, अब मैं देखूंगा स्पीड के ऊपर कौन कौन सी चीजें डिपेंड कर रही हैं। हालांकि जब मेरा कीवर्ड है कार स्पीड, वहां पे मेरा कीवर्ड टायर नहीं हो सकता, वहां पे मेरा कीवर्ड इंजन ऑयल नहीं हो सकता, वहां पे कार की ब्रेक्स मेरा कीवर्ड नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी इन चीजों को डिस्कस करूंगा। ये है एलएसआई। ये कहते हैं कि आपने अपना एक एक्सपोजर बढ़ाना है, कि गूगल को
एक अच्छे से समझ लगे और आपके यूजर को भी बहुत अच्छे से समझ लगे। अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो अगर मैं सिर्फ स्पीड की बात करके बात खत्म कर दूंगा तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट छोड़ दूंगा मैं यूजर के लिए। तो उनकी कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए मैं बताऊंगा भाई, अगर हाई स्पीड में जा रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन होती है तो टायर्स को आपने कैसे करना है, आपने इंजन ऑयल्स को कैसे कंट्रोल करना, ब्रेक सिस्टम क्या है इसका, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, यानी कि जब आप कोई एक चीज डिस्कस कर रहे हो ना, तो वो चीज से जो भी चीजें जुड़ी हुई है ना, जुड़ी हुई चीजें, वो एलएसआई, ये समझ लें। और जिस तरह से ये डेफिनेशन और एग्जांपल्स मैं देता हूं ना, मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूं कि आपको इंटरनेट पर इस तरह एग्जांपल से कोई नहीं समझाएगा। लोग साइंटिफिकली समझाते हैं और लोगों को समझ नहीं लगती। सर्च करते हैं जी व्हाट इज एलएसआई कीवर्ड। अब देखें, लेटेंट सेमेंटिक कीवर्ड्स, वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू द मेन कीवर्ड एंड आर सीन एज सेमेंटिकली रेलेवेंट। Semantically relevant. If your page primary keyword is credit card, then LSI keyword would be like money, credit score, credit limit, interest rate. समझ लग गई? ये भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल समरश ने दी हुई है कि भाई मैं तो आर्टिकल लिख रहा हूँ क्रेडिट कार्ड पे, वहां कोई इंटरेस्ट रेट का तो मेरा कीवर्ड नहीं हो सकता ना, लिमिट्स का, स्कोर का, मनी का, इवन पेमेंट, इसका पेमेंट बिलिंग का, क्रेडिट कार्ड कंपनीज का, इन चीजों का तो कीवर्ड नहीं है। लेकिन ये चीजें चूंकि उसके साथ जुड़ी हुई हैं तो ये क्या हो जाएंगे, उनके एलएसआई कीवर्ड हो जाएंगे। जो बंदा एलएसआई कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर अच्छे से यूज करना जानता है ना, वो समझ लें मजे का बंदा है, वो सही फिट काम करेगा। अब ये देखें, ये वर्ड स्ट्रीम ने भी अपनी डेफिनेशन दी है जी, पीस ऑफ कंटेंट। अच्छा, वैसे मुझे ना ये सैमरश की एग्जांपल बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है सैमरश ने, तो ये भी बड़ी मजे की है। तो आई एम श्योर इससे भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो एलएसआई कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, तो अब आई होप एलएसआई में तो किसी को इश्यू नहीं है ना। एलएसआई ऐसा कीवर्ड जो उससे जुड़े हुए कीवर्ड हो, जिससे कोई चीज अखज हो रही हो। अगर मैं एक चीज की बात करूं तो उससे रिलेटेड कुछ और ऐसी चीजें भी हैं जिनके रिलेटेड बात करना जरूरी है। जैसे क्रेडिट कार्ड की अगर बात करूंगा तो मैं क्रेडिट कार्ड के बिलिंग की भी बात करूंगा, मैं इंटरेस्ट रेट की भी बात करूंगा, मैं मनी की भी बात करूंगा, मैं उसमें क्रेडिट लिमिट्स की भी बात करूंगा। तो ये सारी चीजें क्रेडिट कार्ड के साथ जुड़ी हुई है ना। आल्दो ये मेरे एक्चुअल कीवर्ड नहीं है, एक्चुअल कीवर्ड नहीं है। मैं क्रेडिट लिमिट के ऊपर अलग आर्टिकल होगा, इंटरेस्ट रेट के ऊपर अलग आर्टिकल होगा, लेकिन मैं इन कीवर्ड्स को यूज करूंगा अपने क्रेडिट कार्ड वाले आर्टिकल के अंदर, ताकि क्रेडिट कार्ड के टॉपिक को मजीद अच्छे से मैं कवर कर सकूं। और इन एलएसआई कीवर्ड के ऊपर इंटरलिंक करूंगा अपने प्राइमरी कीवर्ड वाले आर्टिकल को। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर आर्टिकल लिखा और मैंने एक आर्टिकल इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कार्ड वाले आर्टिकल में जहां पे इंटरेस्ट रेट यूज होगा वहां पे मैं इंटरेस्ट रेट वाला आर्टिकल को भी इंटरलिंक कर दूंगा, इंटरनल लिंकिंग। तो ये भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे इंटरनल लिंकिंग आगे जाके। तो इंटरनल लिंकिंग से बेसिकली ये समझ लें आपका लिंक क्लस्टर बन रहा होता है। जैसे आपका कीवर्ड क्लस्टर होता है ना, इसी तरह लिंक क्लस्टर होता है। और कीवर्ड क्लस्टर यही चीज होती है कि बेसिकली एक प्राइमरी कीवर्ड के साथ आपने सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज करने हैं, आपने उसके रिलेटेड कीवर्ड्स, वेरिएंट्स ऑफ कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड्स, ये सिनोनिम्स, ये सारी चीजें यूज करनी है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक क्लस्टर बन रहा होता है। तो इससे गूगल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। गूगल को जब अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है ना, गूगल कहता है कि हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। भाई किस चीज में हेल्प करें, कंटेंट अंडरस्टैंड करने में। गूगल कहता है अगर मुझे आपका कंटेंट सही से समझ ना आया तो मैं यूजर को रिकमेंड नहीं करूंगा। तो सबसे मेन काम तो यह है कि गूगल को पहले समझाना कि भाई मेरा कंटेंट है क्या। जब गूगल को सही समझ लग जाएगी तो फिर वो लोगों को भी रेफर करेगा। और जब मैं यूजर के लिए भी लिख रहा हूँ एलएसआई चीजों को क्लस्टर बना के, चीजों को रिलेटेड करके, डिफरेंट टर्म्स यूज करके, डिफरेंट एंगल से एग्जांपल्स दे दे के, तो मेरे यूजर को भी अच्छे से समझ लगेगी, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होगा, तो गूगल ऑटोमेटिकली मेरी रैंकिंग बढ़ाना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया ये चीज?
विल कंटेंट राइटर डू LSI? जी, ये कंटेंट राइटर का काम है। कंटेंट राइटर को पता होना चाहिए कि ये LSI क्या चीज है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब कोई एक फील्ड अकेले बंदे की नहीं है। अगर आपने अच्छा डेवलपर बनना है ना, वेबसाइट डेवलपर, तो आपको एसईओ आनी चाहिए। अगर आपने कंटेंट राइटर बनना है ना, तो आपको एसईओ आनी चाहिए। अगर आपने एसईओ एक्सपर्ट बनना है, तो आपको वेब भी हैंडल करनी आनी चाहिए, कंटेंट भी हैंडल करना आना चाहिए। तो भाई अगर आपने पूरा पैकेज बनना है ना, कामयाब होना, तो पैकेज बने। और अगर पैकेज बनना है तो आपको वेबसाइट हैंडल करनी भी आनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करनी भी आनी चाहिए, एसईओ हैंडल करनी भी आनी चाहिए, कंटेंट राइटिंग भी आनी चाहिए, फ्रीलांसिंग भी आनी चाहिए, गूगल एडसेंस, अमेजॉन एफिलिएट, ये चीजें भी हैंडल करनी आनी चाहिए। ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं तो यू विल बी अ कंप्लीट पैकेज। और यही वजह है कि मैंने ये कोर्स क्यों ऑफर करवाया, मैंने इस कोर्स में क्यों इतनी सारी ऑप्शंस रखी, मैंने इस कोर्स में क्यों इतने सारे टॉपिक्स रखे। क्योंकि मैं ये चाहता हूं एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप सिर्फ एक फील्ड नहीं, आप पूरा एक पैकेज बन जाए। जब आप पूरा पैकेज बन जाएंगे तो आप चाहे वो काम ना करें, आप चाहे कंटेंट राइटिंग खुद ना करें, लेकिन कंटेंट राइटिंग आपको आनी चाहिए। ताकि कल को अगर आप किसी दूसरे बंदे से भी कंटेंट राइटिंग करवाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका काम ठीक कर रहा है या नहीं। आप चाहे नीच रिसर्च ना करें खुद, लेकिन आपको पता होना चाहिए नीच रिसर्च क्या है, कौन कौन से पैरामीटर देखने हैं, ताकि अगर आप किसी और बंदे से नीच रिसर्च करवाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने नीच रिसर्च ठीक की है या गलत की है, जब तक आपको खुद चीजों का नहीं पता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपने पहले सारे काम खुद करने हैं, अपने हाथ से करने हैं। जब ये सारे काम अपने हाथ से कर लेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब आपने क्या करना है, फिर चाहे तो आप अपनी टीम बनाना शुरू कर देना, फिर चाहे तो आप आउटसोर्स करना काम को, कोई मसला नहीं। लेकिन पहले एक दफा काम आपने सारा खुद अपने हाथ से करना है। ठीक है। ये CIBL BIL ये क्या चीज है अजीत, मुझे नहीं पता। क्रेडिट कार्ड, LSI, CIBL क्या बनता है इससे? ये टर्म मुझे आइडिया नहीं है। अगर तो ये कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है तो यस, ये LSI में यूज होगी। इंटेंट क्लियर भी होता है इससे सर? जी बिल्कुल, इंटेंट क्लियर हो जाता है। जी सर्च कंसोल के अलावा गूगल खुद भी आर्टिकल इंडेक्स करता है? जी जी, खुद भी कर लेता है जी। क्लियर होगी ये चीज। अच्छा, उसके बाद फिर हमने टेल्स ऑफ कीवर्ड्स देखा था, शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल। ये आप चाहिए जाइएगा, लेक्चर नंबर 5 चल रहा है ना ये, या 6, 5 है। तो उसमें ये काफी डिटेल में मैंने बताया, आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। फिर ब्रॉड वर्सेस स्पेसिफिक, कैसे कीवर्ड जिनकी इंटेंट ब्रॉड है या ऐसे कीवर्ड जिनकी इंटेंट स्पेसिफिक है। ब्रॉड इंटेंट का मतलब होता है कि इंटेंट क्लियर नहीं है। शॉर्ट टेल दे दिया, यानी कि 2 वर्ड लिख दिए, मोबाइल फोन लिख दिया, अब मोबाइल फोन से इंटेंट क्लियर नहीं हो रही। अब उसको मिड टेल में लेके गए, थोड़ी सी इंटेंट क्लियर की, बेस्ट एंड्रॉइड मोबाइल फोन, फिर लेके गए सैमसंग S20 प्राइस इंडिया। चलो, जितना ज्यादा मैं स्पेसिफिक क्यूरी की तरफ लेकर जाता जाऊंगा उतना वो लॉन्ग टेल होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें फिर बताया हुआ है। यस सर, क्रेडिट कार्ड का LSI CIBL, हाँ ठीक है। अगर CIBL कोई ऐसी टर्म है आपके कंट्री में जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, तो फिर CIBL जो है वो क्रेडिट कार्ड के लिए LSI हो जाएगी। फिर इसी तरह E-कॉमर्स, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बेनिफिट, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कवर करवाई हुई हैं, वो आप सुन लीजिएगा। लोकल वर्सेस ग्लोबल कीवर्ड भी होते हैं। फिर इसमें ये भी मैंने कुछ लोकल कीवर्ड, ग्लोबल कीवर्ड का भी आइडिया दिया। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो होती ही लोकल लेवल पर हैं, जैसे कि फास्ट फूड। अब भाई अगर फास्ट फूड है, आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खाने वाल में बैठा हूँ, मैंने पिज्जा खाना है, तो मैं क्या मुल्तान या लाहौर ऑर्डर तो नहीं करूंगा? या खाने वाल में जो पिज्जा शॉप है, उन्हें कोई दूसरे सिटी से ऑर्डर तो नहीं आएंगे, उन्हें तो अपने सिटी से ऑर्डर आएंगे ना। तो इसलिए फास्ट फूड वाली बंदे को क्या एसईओ करनी है, ग्लोबल एसईओ करनी है या लोकल एसईओ करनी है? आप बताएं। ऐसा बंदा जो फास्ट फूड की शॉप ऑन करता है, फास्ट फूड की शॉप है उसकी, वो लोकल एसईओ करेगा या ग्लोबल एसईओ करेगा? वो लोकल एसईओ करेगा, क्योंकि उससे ऑर्डर दूसरे सिटी से नहीं आ सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो दूसरे सिटी में डिलीवर नहीं की जा सकती। इसी तरह कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनमें प्रोडक्ट या बंदे का इन्वॉल्व होना जरूरी है, वो भी लोकल लेवल पे। जैसे कि कार वॉश। अब कार वॉश अगर खाने वाले में है, तो क्या लाहौर या मुल्तान से कोई बंदा कार वॉश करवाने आएगा? उससे नहीं आएगा ना, उसके अपने नियर अबाउट के लोग आएंगे ना। तो इसलिए उसे भी लोकल एसईओ करनी है। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल शर्ट्स का कारोबार कर रहा है, शर्ट सेल करता है, उसकी शॉप है, वो टी शर्ट सेल करता है।
अब मुझे ये बताएं कि उसे ग्लोबल एसईओ करनी है या लोकल एसईओ करनी है। एक बंदा है, उसकी शॉप है और वो टी शर्ट सेल करता है, उसे लोकल एसईओ करनी है या ग्लोबल एसईओ करनी है? डिपेंड्स, किस चीज पे डिपेंड करता है? ग्लोबल, ओके, कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। लोकल, ग्लोबल, बिजनेस मॉडल, एग्जैक्टली ये डिपेंड करता है। अगर वो डिलीवरी दे रहा है तो वो ग्लोबल भी करेगा और लोकल भी करेगा। अगर वो सिर्फ अपनी शॉप में फिजिकली सेल करता है, ऑनलाइन सेल नहीं करता, तो वो फिर सिर्फ लोकल करेगा। यही चीज मैं आपके दिमाग में डालना चाहता था। अब चूंकि वो एक शर्ट है ना जो डिलीवर की जा सकती है, टीसीएस की जा सकती है, तो वो फिर पूरी कंट्री वाइज उसकी ग्लोबल एसईओ भी कर सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल। बाइक सेलिंग जो है वो लोकल एसईओ में आएगी। अब खाने वाले में से कोई बाइक खरीद रहे हैं, कहीं और से ऑर्डर तो करेगा नहीं। टी शर्ट का ऑर्डर हो सकता है, कॉस्मेटिक्स का ऑर्डर हो सकता है, फैशन से रिलेटेड हर चीज ग्लोबल में जाएगी। हर चीज, इवन वो चीज उसके अपने सिटी में भी अवेलेबल हो तब भी वो ग्लोबल एसईओ में जाएगी। ये चीजें क्लियर होगी। बाकी जब आप लेक्चर सुनोगे उसमें मजीद एग्जांपल्स हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर कीवर्ड रिसर्च टूल है, एक कीवर्ड एवरीवेयर पेड टूल है। इसकी मैंने इसमें प्रॉपर सेटिंग बताई हुई है। अब अगर जो बंदा मुझसे कीवर्ड एवरीवेयर टूल लेना चाहता है तो इसकी एक एपीआई होती है, वो एपीआई पेड होगी। वो एपीआई मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जितनी ज्यादा आप सर्चेस करेंगे उतने ज्यादा पैसे कटते जाएंगे। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप इसकी प्रॉपर सेटिंग करें पहले, ताकि उसमें ज्यादा क्रेडिट यूज ना हो। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी देखता हूं, तो इस वक्त मेरे कीवर्ड एवरीवेयर में 23,000 क्रेडिट पड़े हुए हैं सिर्फ। मैं अभी आप इसका मजीद क्रेडिट परचेज भी कर लूंगा आप लोगों के लिए, और वो मैं आप लोगों को इसकी एपीआई की एक्सेस दे दूंगा। अब एपीआई की एक्सेस लेने का एक तरीका है। आप सबसे पहले इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली अपनी सेटिंग करेंगे कीवर्ड एवरीवेयर की। फिर अपने पूरे कीवर्ड एवरीवेयर के स्क्रीनशॉट्स, 3-4 जितने भी बनते हैं सेटिंग के, वो मुझे सेंड करेंगे। वो मैं, और ये इंडिविजुअली सेंड करना है, ग्रुप में नहीं सेंड करना, इंडिविजुअली हर बच्चे ने। मैं हर बच्चे का वो चेक करूंगा, जिस जिसकी सेटिंग ठीक होती जाएगी मैं उसे एपीआई की एक्सेस देता रहूंगा। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, ये एपीआई जो है ये बहुत प्राइवेट चीज है और ये मेरी प्रोडक्ट है। मेरी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये मेरी मलकियत है, मैंने इसके ऊपर पैसे लगाए हुए हैं, तो ये आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये टूल मैंने सिर्फ आप लोगों को देना है, आप लोगों के यूज के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपके कोई और साथी, आप उनको शेयर करना शुरू कर दें, तो वो आपने नहीं किसी को देना जी। आप पर्सनल नंबर पर मेरे व्हाट्सएप करेंगे। क्लियर हो गया। इवन ये एपीआई टूल आपने अपने एलजीए 2 के साथियों को भी नहीं देने। उन्हें अगर चाहिए तो वो मुझसे लेंगे, अगर उनकी सेटिंग ठीक होगी तो मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाला टूल बहुत लो है क्या मतलब कामरान, मैं समझा नहीं आपकी बात। सर आप एक पूरा लेक्चर एच पर भी लीजिएगा जी। एट द एंड ऑफ द डे मेरा प्लान है इस दफा मोज और एचएफ को भी और साथ में सेमरश के ऊपर भी एक एक लेक्चर अलग से लेने का, टूल्स का। जब एसईओ आप कवर कर चुके होंगे तब मैं इन टूल्स को भी सही तरीके से यूज करना आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। कीवर्ड एवरीवेयर लो टू लो टूल है। कामरान मैं आपकी बात नहीं समझ रहा, क्या मतलब लो टू लो टूल? ओके, ओथ विद यू जी, ओथ है जी। सर लेक्चर में इसकी सेटिंग नहीं थी जी, है लेक्चर में सेटिंग। लेक्चर नंबर 5 के एंड पर सेटिंग है, ये देखें, आप चेक कीजिएगा। पेमेंट सबसे बेस्ट टूल कौन सा है? कामरान मुझे आपके किसी क्वेश्चन की समझ नहीं लग रही भाई, किस चीज के लिए टूल की बात कर रहे हैं? सबसे बेस्ट टूल कौन सा है भाई? किस, आप कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए? आप मेरे ये लेक्चर लीजिएगा, उसमें डिफरेंट टूल्स हैं। कीवर्ड का ग्लोबल सर्च वॉल्यूम देखने के लिए, कीवर्ड का ग्लोबल सर्च वॉल्यूम देखने के लिए मेरी नजर में कीवर्ड एवरीवेयर से बेस्ट टूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत अच्छा टूल है जी। कब तक सेटिंग करके स्क्रीनशॉट? आज और कल ना कीजिएगा, मंडे से सेंड करना शुरू कर दें। मंडे से आपको एपीआई मिलना शुरू हो जाएंगे, मंडे से पहले नहीं प्लीज। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इसके क्रेडिट्स वगैरह परचेज करके सेटिंग वेटिंग करनी है, वो करके फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हमारा लेक्चर नंबर 6 शुरू हो जाता है, जिसमें कीवर्ड रिसर्च और टूल्स की बात कर रहे हैं।
अच्छा, इसमें ना मैंने कुछ फ्री वाले उस वो भी बताए हैं, तो वो आप ना कीजिएगा। आप एक कीवर्ड एवरीवेयर कर लीजिएगा, एक उबर सजेस्ट कर लीजिएगा, गूगल ट्रेंड कर लीजिएगा। अच्छा, ये चीजें ना ये प्रैक्टिस के लिए हैं, ये आप बिल्कुल ये ना इन चारों पांचों के साथ ना पर खेल लीजिएगा। जब आप खेलेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इनमें से गूगल सर्फ काउंटर, ये वही है जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये काउंटिंग कैसे आई, ये सर्फ काउंटर के थ्रू है। मोज बार आप ना कीजिएगा जी, अभी मोज बार की अभी आपको जरूरत नहीं है। एसईओ को एक करना हो तो कर लीजिएगा, उबर सजेस्ट कर लीजिएगा, कीवर्ड एवरीवेयर कर लीजिएगा, कीवर्ड सर्फर नहीं करना जी, क्योंकि कीवर्ड सर्फर फ्री टूल है, कीवर्ड एवरीवेयर पेड टूल है। तो सर्फर की जगह मैं आपको पेड टूल दे रहा हूं, तो वही काफी है बस। कीवर्ड एवरीवेयर, उबर सजेस्ट, एसईओ के, ये बस आप 3-4 एक्सटेंशन कर लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा जी। उबर सजेस्ट भी मैं दूंगा इंशाल्लाह, मंडे वाले दिन उबर सजेस्ट भी मिल जाएगा आप लोगों को। 8 अकाउंट मैं उबर सजेस्ट के आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, 8 डिफरेंट उबर सजेस्ट के अकाउंट। सर मंडे ट्यूसडे को कंटेंट राइटिंग टेबल ऑफ कंटेंट ही सेंड कर दीजिएगा। अजीत, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, कौन सी कंटेंट राइटिंग टिप? अच्छा, वो कंटेंट राइटिंग कोर्स की बात करें जी, वो मैं इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, उसमें एसईओ टाइप्स। ये वही चीजें हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। ऑन पेज, टेक्निकल, टेक्निकल को ऑन साइट भी कहते हैं, एडवांस्ड ऑन पेज भी कहते हैं, ऑफ पेज में लिंक बिल्डिंग होती है, फिर उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स, हमने ये सारी चीजें देखी थी। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। तो ये फिर गूगल सर्च इंजन सेटिंग के बारे में बताया था। अब आपको इस वाली सेटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन खत्म हो गया गूगल से। सैमरश का अकाउंट अटैच कीजिएगा एसईओ को एक के साथ। उबर सजेस्ट एक्सटेंशन यूज करें, एसईओ कीवर्ड भी, कीवर्ड ये भी नहीं करनी है आपने, कीवर्ड सर्फर भी नहीं करना और माउस बार भी नहीं करना, इन दोनों की जरूरत नहीं है फिलहाल आपको। ठीक है सर, अगर हमारे ब्लॉग का यूआरएल किसी को पता चल जाए तो क्या इससे हमें कोई लॉस हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है उज़ैफा। स्पेशली आपने अपने दोस्तों को नहीं बताना, आपने अपने जानने वालों को नहीं बताना। बिलीव मी, मेरे जितने मनी मेकिंग ब्लॉग्स है ना, वो मेरी टीम को भी नहीं पता, मेरी टीम को भी नहीं पता, तो मैं नहीं बताता किसी को। ये आपको इन्हीं लेक्चर्स में पता चल जाएगा। फिर उसके बाद निच रिसर्च शुरू हो जाती है यहाँ से। अब निच रिसर्च में एक तो ईट का कंसेप्ट है, इसके ऊपर हमारा पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा। अच्छा, पहले ये ईट होता था, अब ये बेसिकली EEAT है। इसमें जो है ना एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया, एक्सपीरियंस प्लस एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दी, ये चीजें हैं। ठीक है, अब गूगल बेसिकली इस फार्मूला के ऊपर काम करता है। क्लियर हो गई ये चीज? ये चीजें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जी। पैरामीटर क्या है? एक अच्छी नीच के ताहिरा, आपके पास आपका जो ब्राउजर है वो बहुत पुराना होगा, आप ब्राउजर को अपडेट करें अपने क्रोम ब्राउजर को, तो ये सेटिंग गायब हो जाएगी। पैरामीटर ऑफ गुड निच, अच्छी नीच के 6 पैरामीटर हैं। अगर किसी भी नीच के ऊपर ये 6 काम फुलफिल हो जाएं तो आप आंखें बंद करके उस नीच को, उस फील्ड को, उस टॉपिक को अपनी वेबसाइट के लिए पिक कर लें। सबसे पहले ये कि उसमें, उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो, या उसके बारे में कोई बेसिक नॉलेज हो, या वो आपको लगे कि ये आपके लिए डूएबल है। सबसे पहला काम तो ये चेक करना है। और ये कैसे पता चलेगा कि ये है या नहीं? ये आपके अपने दिमाग से पता चल जाएगा। फिर आपने सीटीए देखना है कि भाई ये क्लिक टू एक्शन है, क्या इसके ऊपर लोग क्लिक करेंगे या नहीं? इसका कैसे पता चलेगा? ये भी अपने दिमाग से पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने एक निच ढूंढ ली, जीमेल लॉगिन की, आप कहें कि सर मैं इजीली कर भी सकता हूँ, इसका कंपटीशन भी लो है, इसके ट्रैफिक भी ज्यादा है, इसकी एसडी भी कम है, इसका ट्रेंड भी अच्छा है, तो क्या इसका फायदा होगा? नहीं, क्योंकि इसका सीटीए नहीं होगा, क्लिक टू एक्शन नहीं होगा।
तो ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर नॉर्मली लोग दूसरी वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं करते, उस तरह के नीचेज आपने नहीं पिक करने। स्पेशली इसमें ब्रांड टर्म्स आ जाते हैं, कोई भी ब्रांड रिलेटेड नीचेज आपने नहीं लेने। फिर आ जाता है कंपटीशन, कंपटीशन लो होना चाहिए। कंपटीशन चेक करने के लिए दो चीजें होती हैं, तो ये चीज भी आप देख लीजिएगा, डीए एंड एसडी और केडी। ये चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने उस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ये आप सुनिएगा, अगर फिर भी कोई इशू हो, कंफ्यूजन हो, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक के लेक्चर में। फिर सर्च वॉल्यूम को हमने डिस्कस करना है, वो हाई होना चाहिए। फिर ट्रेंड को हमने डिस्कस करना है, ट्रेंड स्टेबल होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, ट्रेंड डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। फिर सीपीसी को हमने देखना है सबसे एंड पे कि सीपीसी शुड बी हाई, यानी कि उस कीवर्ड के ऊपर लोग एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हों। ठीक हो गया। राशिद, आपने लेक्चर नंबर 1 सुने, आपके क्वेश्चन का आंसर उसमें अवेलेबल है। डीएपीए डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी होती है। जिसकी पेज अथॉरिटी ज्यादा होगी उसकी वर्थ ज्यादा होगी। उसकी एग्जांपल एक कांस्टेबल और एक एसपी से है, या आर्मी में एक सोल्जर ले लें, या आर्मी कैप्टन की बात कर लें, तो आर्मी कैप्टन की ज्यादा पावर होगी, अथॉरिटी होगी, या एक सोल्जर की होगी। अगर एक बात कोई सोल्जर करता है और वही बात एक कैप्टन करता है, तो आप कैप्टन की बात को ज्यादा पावर देंगे, और कैप्टन के मुकाबले में एक मेजर कर्नल की बात ज्यादा अहमियत होगी, और एक कर्नल के मुकाबले में एक ब्रिगेडियर या किसी जनरल की बात ज्यादा अहमियत की हामिल होगी। इसी तरह आपका जितना ज्यादा डीए बढ़ता जाएगा, पीए बढ़ता जाएगा, आपकी बेसिकली आपकी अथॉरिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। शाइस्ता, आज का लेक्चर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट सिर्फ इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा। जब यही चीजें मैं इन डिटेल लेके चलता कोई एक टॉपिक को, एक चीज को, तो आपको बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में मेरी बातें, मेरा नॉलेज उतर चुका होता। लेकिन अब चूंकि मैं तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए आपको ये मुश्किल लग रहा है। बाकी जब यही लेक्चर आप इंडिविजुअली 1 बाय 1 लेंगे तो देखेगा आपको कैसे बच्चों की तरह लगेगा। फिर भी मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर आपको कोई चीज ना समझ लगे, कोई इश्यू लगे, मुश्किल लगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको अनअटेंडेड नहीं छोड़ूंगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक टॉपिक जो आप लोगों को समझ नहीं लगा और उसको छोड़ के मैं आगे चला जाऊं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक टॉपिक पे मैंने 1 दिन लगाना या 2 दिन लगाने, और आपको समझ ना आया और मुझे 2 दिन की बजाय 4 दिन लगाने पड़ गए, तो मैं 4 दिन लगा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। तो आप बेफिक्र रहें। जी, डीए पीए पे भी डिपेंड करता है। निच रिसर्च में फिर हमने ये देखा, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 70% रोल जो है ना सक्सेस का, वो निच रिसर्च पर है किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, तो फिर निचेस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कौन कौन से टाइप की होती हैं, निच और कीवर्ड में क्या फर्क है, ये निच की टाइप है, मैक्रो, माइक्रो, नैनो, तो ये आपको समझ लग जाएगी बहुत अच्छे से। बड़ा डिटेल में मैंने नीच रिसर्च के ऊपर ये देखे ना, सिर्फ यही चीजें मैंने पढ़ाई हैं, और बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं, एक्सप्लेन की हैं। एलईडी बल्ब की एग्जांपल दिया, टॉर्च लाइट की एग्जांपल दी है, लेजर लाइट की एग्जांपल दिया कि आपने डायरेक्टिव हो जाना है, फोकस्ड हो जाना है। जब डायरेक्टिव एंड फोकस्ड हो जाएंगे, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो कोशिश करें 2 4 5 दिन में, हफ्ते में अरेंज कर लें। ठीक है, क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ेगी लैपटॉप की। ठीक हो गया। तो फिर ये अवॉइडेबल नीचेस के, ऐसी नीचेस जिनको आपने नहीं काम करना जिनके ऊपर। ठीक है, ऐसी नीचेस जिनमें गूगल खुद ही रिजल्ट शो कर देता है, जैसे वेदर है, करेंसी कन्वर्जन है, हु इज द सीईओ, इस तरह की चीजें। इन तरह के कीवर्ड्स पर आपने काम नहीं करना। ब्रांडेड क्यूरीज काम नहीं करना। डायरेक्ट कॉपीराइट नीचेज हैं, ऐसी नीचेज जिनके ऊपर कॉपीराइट का इशू है। जैसे देखें, कल उस दिन कोई पूछ रहा था एपीके के बारे में, तो मैं रिकमेंड नहीं करता, ये ग्रे जोन में आता है बेसिकली। यानी कि आपके सर पे तलवार लटकी रहेगी, कभी भी आपको डीएमसीए का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, फिर प्रोहिबिटेड नीच, ऐसी नीच जो गूगल ने खुद मना कर दी कि मैं उनके ऊपर एडसेंस नहीं लगाऊंगा। जैसे गैम्बलिंग साइट है, ड्रग्स से रिलेटेड साइट्स हैं, वेपन से रिलेटेड साइट्स हैं,
अडल्ट नीचेज हैं, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हैं, गेट रिच स्कीम से रिलेटेड है, पॉन्जी स्कीम। अब ये जो चीजें हैं ना, अब ये वाली जितनी नीचेज गूगल ने बताई हैं, इनको तो हमने हाथ ही नहीं लगाना ना, क्योंकि इनके ऊपर हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर कुछ ऐसी नीचेज होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं, जिसमें ह्यूमन हेल्थ इन्वॉल्व हो जाती है, डिजीजेज हैं, फिटनेस गाइड है, सप्लीमेंट है, इसके ऊपर गूगल रैंकिंग देता है, मना नहीं करता। मोनेटाइजेशन भी होती है, अर्निंग भी होती है, और अर्निंग ज्यादा होती है। लेकिन इनकी रैंकिंग जो है ना, ये थोड़ी सी स्लो होती है, यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो सब्र के साथ काम कर सकते हैं। अगर मुझे लगे कि मैं साल, 1.5 साल, 2 साल किसी एक वेबसाइट की रैंकिंग के लिए सब्र कर सकता हूँ, तो फिर मैं फिटनेस गाइड के ऊपर, डिजीजेस के ऊपर, सप्लीमेंट्स के ऊपर वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है। फिर ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किए हैं, वो देखें। जो आज आपने सीटीआर का भी पूछा था ना, वो देखें, ये सीटीआर का भी बताया हुआ, इसकी एग्जांपल्स देके फार्मूले के साथ मैंने हल करवाई हुई है। फिर इसका सीटीए के बारे में बताया हुआ है, इंप्रेशन वर्सेस क्लिक के बारे में बताया, डीएपीए का बताया है, एसडीकेडी का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर एपीके के बारे में बताया हुआ, मोड एपीके के बारे में बताया हुआ है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ लगेगी उस वक्त उन लेक्चर की। फिर निच कैटेगरीज का बताया है कि सर्विसेज बेस्ड नीचेज होती हैं, इंफॉर्मेशनल नीचेज होती हैं, टूल बेस्ड नीचेज होती हैं, एफिलिएट बेस्ड नीचेज होती हैं, ई कॉमर्स नीचेज होती हैं, न्यूज बेस्ड नीचेज होती हैं, इवेंट बेस्ड नीचेज होती हैं। इसी तरह की बहुत सारी डिफरेंट नीचेज हैं। तो वो हमने सारे के सारी 1 बाय 1 स्टडी की हुई हैं, डिस्कस किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। जब वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजों की समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट फ्राइडे को लेक्चर किस टॉपिक पर होगा यार, मुझे भी नहीं पता, आप हौसला रखें। जो चीजें, नेक्स्ट फ्राइडे कोई नई चीज नहीं पढ़नी, कीवर्ड और नीच रिसर्च के ऊपर ही लेक्चर होगा। आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, आपकी क्यूरीज को डिस्कस करेंगे, इन्हीं चीजों को मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पूरा वीक ही कीवर्ड और निच होगा। फ्राइडे नहीं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तीनों दिन कीवर्ड और निच रिसर्च चलेगी। अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। निच रिसर्च की कोई रिवर्स इंजीनियरिंग होती है? जी बिल्कुल, ऐसा होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। और रिवर्स इंजीनियरिंग हम आगे पढ़ेंगे भी। आगे इसका है टॉपिक रिवर्स इंजीनियरिंग का। गेम नीच, अब डिपेंड करता है गेम क्या है यार। अगर सिंपल गेमिंग है तो वो एक अलग चीज है, अगर गैम्बलिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर नहीं। नेक्स्ट वीक तक LGA 1 के 13 लेक्चर कम जी, नेक्स्ट वीक LGA 1 के 13 लेक्चर आपने अपनी तरफ से कंप्लीट करना है। और जो क्वेश्चन, जो कंफ्यूजन, जो चीज आपको ना समझ लगे तो प्लीज आप लिख लीजिएगा अपने पास। ठीक है। ताकि फिर नेक्स्ट जो पूरा वीक है, हमने वो इन्हीं 13 लेक्चर्स के बारे में डिस्कस करना है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मजीद हमने अपनी चीजों को क्लियर करना है। जी सना, आप ऑफिस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा पहले। जब इंटर्नशिप ओपन हो जाएगी हमारी, तब आप आ सकते हैं, बल्कि मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। खाने वाले के जितने बच्चे हैं सारे आ सकते हैं ऑफिस में। तो जब इंटर्नशिप आप ऑफर होगी, वो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर, हफ्ते 10 दिन में ऑफर हो जाएगी आप लोगों को। फिर ये डिफरेंट निच रिसर्च क्राइटेरियाज मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। तो ये उसमें बड़ा डिटेल में डिस्कस किया, प्रैक्टिकल कर करके मैंने दिखाया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फिर यूजीसी मैक्रो निच का आपको पता चल जाएगा, मैक्रो टूल्स का। फिर कॉलम के, एक्सेल शीट में कॉलम कैसे कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये था लेक्चर नंबर 9। अब 10 में निच रिसर्च 2 है। तो इसमें फिर निच सिलेक्शन स्टेप्स मैंने आपको बताए, फिर इंपॉर्टेंट नोट मैंने बताया, फिर निच क्राइटेरियाज मैंने बताए कि भाई अगर इंफॉर्मेशनल निच है और उसका सर्च वाले में 20,000 से ज्यादा है मंथली, SD35 से कम है, पहले पेज पे यानी कि टॉप 10 में DA 25 से कम है, तो वो आप पिक कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह की चीजें, ये सब का देखे मैंने निच रिसर्च क्राइटेरिया बताया हुआ है। फिर ये देखें जी, निच रिसर्च कंसेप्ट आ गया। अब ये निच रिसर्च करनी कैसे है वो सारी बताई हुई है। ठीक है। निच रिसर्च का क्राइटेरिया सारा एग्जांपल्स दे दे के ये देखें मैंने आप लोगों को कवर करवाया हुआ है। ठीक है। ये आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा। फिर ये कीवर्ड रिसर्च कंसेप्ट 2 है, ये मेरे ख्याल में रिवर्स इंजीनियरिंग होगा। हाँ, ये रिवर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ये देखें, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च या निच रिसर्च यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करनी है, प्राइमरी कीवर्ड कैसे निकालने हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, टूल्स की मदद से, ये सारा चीजें फिर मैंने टूल्स को ले लेकर, ये देखें, ये
सेकेंडरी कीवर्ड्स को निकालने का तरीका, ये प्राइमरी कीवर्ड्स को निकालने का तरीका, और बाकायदा मैंने टूल्स भी इस्तेमाल किए हैं। और फिर कीवर्ड रिसर्च कंसेप्ट है ओवरऑल इन डिटेल मैंने इसमें कवर कर दिया। ठीक है जी, ये तो थे हमारे 13 लेक्चर जिनका ओवरव्यू था। और ये अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी आसान होने वाली है इंशाल्लाह। अब अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। रिमोट इंटर्नशिप नहीं जी, रिमोट इंटर्नशिप इज समथिंग डिफरेंट यार। सर दूसरे सिटीज वाले नहीं आ सकते, नहीं जी, दूसरे सिटीज वालों को मैं हैंडल नहीं कर सकता। नीच रिसर्च में प्रैक्टिस से कोई एक्सपर्ट बन सकता है जी, बिल्कुल। नीच रिसर्च है ही सारा काम प्रैक्टिस का। सर ऑनलाइन इंटर्नशिप भी देखते हैं जी। इंटर्नशिप के बारे में आपको प्रोजेक्ट देंगे जी ऑनलाइन, अपना अपने वेबसाइट हैंडल करें, मेरे साथ मिलकर चलें। इंटर्नशिप इंटर्नशिप आपके तो बल्कि प्रोजेक्ट चलेंगे, आपकी लर्निंग होगी जी इंशाल्लाह। कैन वी सेल नीच रिसर्च सर्विस ऑन फेसबुक? जी बिल्कुल, आप नीच रिसर्च फेसबुक पे भी सेल कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं, फाइवर पे भी कर सकते हैं, फ्रीलांसर पे भी कर सकते हैं। आप नीच रिसर्च सर्विस सेल कर सकते हैं जी। टूल बेस्ड बनाने सिखाएंगे अलग से? जी टूल बेस में ना एक लिमिटेशन होती है टूल डेवलपमेंट की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीक पूछ लीजिएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा टूल बेस में क्या फायदा है, क्या नुकसानात है, और टूल बेस बनाना किस टाइम पे ज्यादा सूटेबल है आपके लिए। ठीक है सर जी, कल के स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट का बता दें? जी कल इंशाल्लाह टेस्ट होगा जी, रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइम होगा। आधे घंटे का टेस्ट होगा, आधे घंटे या 40 मिनट का, लेकिन वो इन 3 घंटों के दरमियान कभी भी आप अटेम्प्ट करके दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, एमसीक्यूज होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। जी मोस्ट वेलकम सर। ये 13 लेक्चर LGA 1 के कल तक कंप्लीट करने? जी LGA 1 के ये 13 लेक्चर कल तक कंप्लीट करने। ये कहाँ पर पड़े हुए हैं? आप यहाँ पे जाएं, LGA कोर्स में प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पे ये देखें, ये LGA 1 कोर्स पड़ा हुआ है, इसमें जाएं। तो इसमें सारे वो लेक्चर्स तरतीब से दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। अब आप देखते जाएं, ये देखें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तक आपने बस कवर करना है। ठीक हो गया जी। तो अगर ये 13 तक आप कर लेते हैं कवर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जी। ठीक हो गया जी ये चीज़। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। माइक पे आना चाहें तो हैंड रेस कर दें, मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा। अगर कोई माइक पे नहीं आना चाहता, वैसे ही पूछना चाहता है, तो वो टाइप करके भी पूछ सकता है। जी ताहिरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे LG 1 के जो स्टूडेंट्स थे, जैसे उनके लिए ये सारा डेटा जो आपने उनको पढ़ाया था, मतलब हर हर वीक में तकरीबन 3 वीडियोस तक, 3 आपने उनको लेक्चर्स दिए ना हर वीक में। तो उनके लिए तो इसी तरह ये डाटा हमारे लिए भी बिल्कुल नया है। तो लेकिन जब इस तरह बहुत सारी वीडियोस, जब तकरीबन 6 या 7 वीडियोस एक वीक में हमने देख के उनको अ, समझना भी है, उनको सारा कुछ करना है, तो वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ज़्यादा हो रहा है। नहीं आप होगा ज्यादा, मैं उसकी रीजन बताता हूँ। ये पिछले बैच पे जी, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जब मैंने स्लो स्लो लेके चलाना स्टार्ट में, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे। अब ठीक मुझे है, नीच रिसर्च फाइनल करते करते कोई महीने से ऊपर गुजर चुका था, बल्कि कोई 6 हफ्ते लग गए थे। तो ठीक छह है। हफ्ते के बाद बहुत सारे बच्चों का मोराल डाउन होना शुरू हो गया था, और उनको वेबसाइट मिल रही है 2 महीने के बाद। तो हुँ, मैंने हुँ। ये प्लान किया था कि नेक्स्ट बैच में ये वाला जो प्रोसेस है ना नीच रिसर्च का, ये मैंने जी, जी। पहले 2-3 हफ्ते में खत्म करवाना है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो 2-4 लेक्चर इजीली वीक के अंदर एक्स्ट्रा कर सकते हैं। 3 वैसे हैं, 2-4 एक्स्ट्रा कर लें, 6-7 हो जाएंगे। अब देखें ना, ये मैंने कोई इस वीक तो नहीं दिया, पिछले वीक भी मैंने कुछ लेक्चर्स दिए थे, अब उसी में मैंने 5-6 ऐड करके इस वीक भी कर दिया। उसके बाद फिर अगले जो 3 क्लासेस हैं वो भी मैं इसी के ऊपर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि बस मैंने दे के आपको छोड़ दिया। ठीक है। अब देखे ना, 5-6 लेक्चर मैंने पिछले हफ्ते के लिए दिए थे, 5-6 जी इस सर, वीक के ऐड कर दिए, फिर अगले वीक की 3 क्लासेस वो भी इसी के ऊपर होंगी। उसके बाद जो अगला वीक आएगा, फिर 5 दिन का गैप आ जाएगा ना, 4 दिन का, ठीक है।
भी आप यही काम करेंगे, फिर उससे अगले वीक में हम नीच की असाइनमेंट्स फाइनल कर रहे होंगे। तो आपको टाइम 3 हफ्ते आराम से मिल जाएगा। तो आपको कोई पैनिक करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको ना समझ लगा तो मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम भी लगा दूंगा। ठीक हो गया सर, ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि ये अच्छा मेरी जी अपनी सर। स्ट्रेटेजी है कि स्टार्ट में ना बच्चे का मोरल बहुत हाई होता है। तो मैं आपके उस मोरल को, आपके उस पैशन को ज्यादा से ज्यादा यूज हुँ, करना चाह रहा हूँ। बस ये समझ लीजिए, जैसे आप कोक की बोतल ओपन करते हैं ना, तो स्टार्ट में मजा ज्यादा आता है। तो स्टार्ट में जितनी ज्यादा पी लेंगे उतना एंजॉय करेंगे, जितनी ज्यादा देर के बाद पियेंगे उतना आपको वो मजा कम देगी। तो दिस इज व्हाट जी आई सर। वाज प्लानिंग, कि बस मैंने पहले 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर ना ये नीच वाला प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें डिटेल में लेके चला दोबारा से, तो मुझे पूरा यकीन है 5-6 हफ्ते तो पक्के लग जाने हैं कामों पे। तो वही सही। जो एंड पे ज्यादा टाइम बचेगा, मैं आपको एक्स्ट्रा टूल्स कवर करवा दूंगा। जैसे पिछले बैच में मैंने Ahrefs, SEMrush और इन चीजों को कवर नहीं करवाया, गूगल एड्स को भी कवर नहीं करवाया, यूट्यूब एड्स को भी कवर नहीं करवाया। अब ये मैंने नए टॉपिक ऐड कर दिए हैं, ताकि जो टाइम हम यहाँ से बचाएंगे वो एक्स्ट्रा टॉपिक हम पढ़ लेंगे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। सर एक और चीज़ मैंने पूछनी थी कि अभी आपने मुझे बताया कि वो मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो अप टू डेट नहीं है, तभी वो मुझे ऐसे दिखा रहा है। लेकिन अभी मैंने जाके उसको हेल्प में जाके जब वो उसको अप टू डेट, वो मेरा अप टू डेट है, यानी कि वो लेटेस्ट वर्ज़न है। तो उसके बावजूद वो मुझे विंडो कौन सी 100 है आपकी? सर्चेज़, विंडो मेरी 11। हो सकता है 11 में दोबारा आ गया हो, क्योंकि मैं 10 पर हूँ। क्योंकि अच्छा विंडो 11, हाँ, और मैं जो भी चीज़ सर्च कर रही हूँ मुझे 100 तक के रिज़ल्ट नीचे तक दिखा रहा है, अच्छा, क्योंकि मैंने क्योंकि उसकी सेटिंग हमारे ऐसे कर पता दी है। क्या होता है, अब जी देखें, अब मैंने ये सर्च किया ना, जी सर। अब ये ऑन स्क्रॉल वो हुँ। होता जाएगा। ये क्या करता है, 100 पे जाके रुक गया। एक मिनट मुझे देखने दें इसके सेटिंग में कहीं इन्होंने दोबारा ये फीचर तो नहीं डाल दिया। ये ये कहाँ पर होता था, तुम्हें ये भी अ, सर मैं तो बस वो वीडियो जो आपकी थी वो हाँ उस वक़्त देख के किया कर लिया था इसकी सेटिंग में। अभी आई थिंक अब मेरे वाले में इसकी ये कोई नहीं, नहीं, ऑप्शन नहीं सर, नहीं ये है। मुझे याद आ गया। ये सर जब आप गूगल पे जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो उस हम्म। वक़्त जैसे गूगल पे सर्च करें कोई चीज़ भी, आप सर्च करेंगे तो आपको कोई जो रिज़ल्ट दिखाएगा तो वहाँ पर ऊपर एक सेटिंग का आइकॉन बना होगा। हाँ उस हाँ पे जाके हाँ, जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ ये पर। जी सर, यस यहाँ पे। यस यस। जी, जी। इसमें ऑल हाँ, सी ऑल हाँ, सर्चेज़ ऊपर जाके सी ऑल सर्चेज़ जो है ना, सी ऑल सर्च सेटिंग्स उसमें जाके ये आपको अलाउ करता है कि आप 100 तक हो। नहीं है जी, अब देखिए मेरे पास ये नहीं आ रहा। लेकिन सर आपके ये पास अभी आप स्क्रॉल कर रहे थे, आपको वो दिखा तो रहा था। नहीं, वो अब ये तो कंटिन्यूस स्क्रॉल, अच्छा ये रहा ये ऑप्शन है, कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग ऑफ करके। आप देखें आपकी कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग ऑफ तो नहीं है? नहीं सर मेरे पास तो बिल्कुल वैसा ही शो किया उसने, जैसे आपने दिखाया था ना उसमें था कि 10, 20, 30, 50 और फिर 100। उसने बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने मुझे वीडियो में जिस तरह आपने बताया क्या था, उसी तरह मुझे मेरे पास शो हुआ, और तो वो ये उसने मुझे पहले उसी तो ऐसा था, लेकिन अब हमारी ये सेटिंग थोड़ी सी, अच्छा ये सेफ सर्च की सेटिंग है। चलिए कोई नहीं, अगर आपका वो वाला है तो आप उस तरह 100 कर लें। अगर किसी का कंटिन्यूस सर्च है तो वो वैसे ही 100 तक ले जाते हैं। ठीक हो गया। हाँ, सही ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। मोस्ट वेलकम जी, अल्लाह हाफिज। जी हुजैफा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है वालेकुम आपका? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी शुक्र है लगा। सर मेरा क्वेश्चन शायद टॉपिक से रिलेटेड ना हो। एक्चुअली मैं ना ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, है वेबसाइट से रिलेटेड ही। तो जी वहाँ पे ना कई वेबसाइट पे मुझे चीप प्रोडक्ट मिलती हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा मेथड है कि मैं उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी फाइंड कर सकूँ कि वो स्कैमर है या रियल वेबसाइट है? कोई टूल नहीं वगैरह या नहीं नहीं, कोई? टूल से कभी नहीं पता चलता, टूल से नहीं ये पता चलता। अब टूल को क्या पता भाई इसके पीछे जो बंदा बैठा है वो स्कैमर है या नहीं। टूल तो अपना एनालिसिस करता है कि ये कब से वेबसाइट चल रही है, इसका एसएसएल है या नहीं, ये इन सारी चीजों की बेस पे वो ये बता देता है कि स्कैमर है या नहीं। अब एक बंदा जो जिसका दिमाग है वो एक्सपायर्ड डोमेन खरीद के उसके ऊपर एसएसएल इंस्टॉल करके प्रॉपर एक सेटिंग वेटिंग कर दे, तो टूल की नजर में तो वो ट्रस्टेड हो जाएगी, लेकिन बंदा पीछे स्कैमर है।
लेकिन जो उन्होंने पेमेंट मेथड लगाया था उसके रिलेटेड भी कोई टूल नहीं है कि वो हमें पता चल जाए? नहीं नहीं, टूल से नहीं पता चलेगा। ये तो आप कोई गूगल और? पे उसके रिव्यूज देखें, खुद मैनुअली पढ़ें जाएं। अगर गूगल के पास उसके रिव्यूज ही नहीं है या उसके कोई पॉजिटिव रिव्यूज नहीं है तो फिर अब जैसे देखें, अब अगर किसी को ये नहीं पता कि मैं ट्रस्टेड हूँ या नहीं, अगर मैं उसे कहता हूँ भाई डिजिटल एप्लीकेशन मेरी कंपनी है, अब वो डिजिटल एप्लीकेशन सर्च करता है, तो ये देखें राइट साइड पे ये पैनल नजर आ रहा है ना गूगल का। अब देखें जी जी। यहाँ पे लोगों ने मुझे रिव्यू दिया हुआ है, 235 लोगों ने मुझे रेटिंग दी हुई है, 4.8 ओवरऑल रेटिंग है। जाएं यहाँ पे रिव्यू पढ़ें, इससे आइडिया हो जाएगा कि यार ये बंदा रियल है या फेक है। रिव्यू से पता चल जाता है। लेकिन इवन रिव्यूज में भी मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, ये इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो अगर कोई बंदा स्कैमर है और वो अच्छा रेपुटेशन मैनेज करना जानता है, तो वो यहाँ पे भी स्कैम कर सकता है आपके साथ, रिव्यूज के अंदर भी। फिर सर ये जो अक्सर टूल में ये ऑप्शन होता है ऑथेंटिसिटी ऑफ वेबसाइट, इससे रिलेटेड ही होता है, उससे भी कुछ ये रिलेटेड नहीं पता चल सकता? किससे रिलेटेड? जैसे एहरफ में मेरा ख्याल है ऑप्शन ऑथेंटिसिटी ऑफ वेबसाइट, ऐसा ही कोई किस रिलेटेड चीज है की? टूल। सॉरी मुझे समझ नहीं लगी। क्या ऑफ वेबसाइट? ऑफ वेबसाइट से पहले सर क्या मैं बोला? कह रहा हूँ जैसे जैसे अक्सर ब्लॉगिंग के टूल्स में ना ऑप्शन है ऑथेंटिसिटी ऑफ वेबसाइट। यार ये मुझे लिख के बताना जरा इसमें चैट में। जी रिव्यू फेक भी जनरेट होते हैं, उसी को तो रेपुटेशन मैनेजमेंट कहते हैं। सर मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, आई कोई थिंक इससे बात नहीं, हो रिलेटेड ही है। सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जो मेरे इलम में ना हो, आपकी वजह से मुझे भी पता चल जाए। देखिए मेरा तो लेक्चर नंबर 1 याद करें, मैंने तो जी उसी वक्त बिल्कुल। कहा था लर्निंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। कभी ये नहीं अज्यूम करना कि मुझे सब कुछ आ गया। और अगर मैं नई नई चीजें सीखता हूँ तो उसकी रीजन यही है कि भाई मैंने अपने आप को इस स्टेज पे ले आया हूँ मेंटली, कि भाई आई एम अ स्टूडेंट। और मैं बहुत कुछ आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन से सीखता हूँ। आप लोग जब क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो मेरे लिए भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। सही। ठीक है। बेसिकली सर उसमें वो स्पैम स्कोर वगैरह वेबसाइट का बताते हैं, तो उससे भी आई थिंक नहीं, नहीं, जैसे आप स्पैम बता रहे स्कोर हैं से कि भी नहीं पता चलेगा। देखिए वो वेबसाइट की एक अलग चीज है, जो स्कैमर होता है ना वो तो बंदा है ना। अब वो जी जी। वेबसाइट अच्छी बना ले, स्पैम स्कोर 0 करवा ले, फिर तो इसका मतलब वो स्कैमर खत्म हो गया, बंदा तो स्कैमर रहेगा ना। अब उसके जी पीछे बंदा स्कैमर है यानी ये नहीं पता चल सकता, कभी भी नहीं पता चल सकता। सर चलें, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है। आपका रेपुटेशन मैनेजमेंट का लेक्चर यूट्यूब पर है जी, बिल्कुल हिबा पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर जाएं, यहाँ पर जाकर सर्च कर लें रेपुटेशन मैनेजमेंट। रेपुटेशन, रेपुटेशन लिख के ही सर्च कर लेते हैं। ये लें जी, ये आ गया रेपुटेशन मैनेजमेंट इन लोकल एसईओ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कितनी देर का, 1 घंटे का लेक्चर है जी रेपुटेशन मैनेजमेंट के ऊपर भी। ओके सर, काइंडली अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर किधर से मिलेगा? यार ये मेरा ही नंबर है जो आप लोगों को दिया हुआ है, ये मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरी टीम भी यूज़ करती है। अक्सर इसमें मेरी टीम रिप्लाई कर रही होती है, कभी ये मेरे पास भी आ जाता है। सर रिव्यूज़ फेक भी जनरेट होते हैं ना? जी बिल्कुल, फेक रिव्यूज़ भी होते हैं। जी सर, कल का लेक्चर यूट्यूब पर नहीं मिला। जी सना, मैं इसका आंसर कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके थैंक्स, ग्रुप में आया हुआ है लेक्चर जी। ठीक हो गया जी, आई होप आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। आज का लेक्चर यहीं तक है। असाइनमेंट लाजमी कीजिएगा, गूगल सर्च ऑपरेटर्स, और लेक्चर नंबर 2 से लेके लेक्चर नंबर 13 तक आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, और अब अगला जो लेक्चर है वो कल नहीं होगा। लेक्चर नंबर 7 जो है वो नेक्स्ट वीक फ्राइडे वाले दिन होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।